आज हम देखने वाले हैं AS13 इन्वेस्टमेंट्स, जो आपके एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से काफी हैवी मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है एंड मोस्टली मार्क्स आते ही है इस चैप्टर में से। एंड सबसे अच्छी बात कि ये वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर भी है, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। रियली सर? यस, आज हम प्रूव कर देंगे सर इस बात को कि सबसे इजी चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर। तो AS13 से इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस चीज के बारे में बात करता है? ये हमें बताता है कि जो इन्वेस्टमेंट एक कंपनी करती है, लाइक कंपनी का बहुत पैसा होता है, कंपनी का जो पैसा होता है, कंपनी उस पैसे से या तो इन्वेंट्रीज खरीदती है, इन्वेंट्रीज खरीद सकती है, फिक्स एसेट्स खरीद सकती है ना, या अपना रिसर्च डेवलपमेंट में इंटेंजिबल एसेट्स बना सकती है, या सर उस पैसे को एक बार कहीं पे इन्वेस्ट कर सकती है, कहीं ना कहीं इक्विटी में, बॉन्ड्स में, डिवेंचर्स में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकती है। ठीक है, तो वो जो इन्वेस्ट करेगी सर, तो उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन, बैलेंस शीट में एसेट है तो उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी सर, हम वो देखने वाले हैं आज AS13 के चैप्टर में। प्लस हम ये देखने वाले कि इसके रिलेटेड डिस्क्लोजर्स क्या क्या होते हैं, बिकॉज बहुत सारे डिस्क्लोजर्स भी देने होते हैं। ठीक है, अब सर इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट शुरू करते ही सर, इन्वेस्टमेंट हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। अगर आपने स्टॉक इन ट्रेड की तरह इन्वेस्टमेंट को होल्ड किया है, लाइक आप वो 9:15 से 3:30 वाले ट्रेडर हो, जो 9:15 से 3:30 स्क्रीन के साथ हमने बैठ कर ट्रेडिंग करता है स्टॉक का, तो इस तरीके के जो इन्वेस्टमेंट है हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड आर नॉट कवर्ड बाय AS13। AS13 उसको नहीं कवर करता। हमने AS02 में भी पढ़ा था कि AS02 भी इसको कवर नहीं करता है सर। ये घर का ना घाट का, इसको ना AS13 बोलता है ना AS02 बोलता है। तो इस पे वैल्यूएशन कैसे होती है सर? इसकी वैल्यूएशन होती है, हमने पढ़ा था, एज पर कस्टम, लोअर ऑफ मार्केट वैल्यू और कॉस्ट इस पे होती है, बट उस पे बात नहीं कर रहे सर। आज हम AS13 पढ़ रहे हैं कि AS13 में जो लोग इन्वेस्टमेंट की तरह होल्ड करते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट को, उस पे बात करेंगे। किस किस चीजों के बारे में स्टैंडर्ड बात नहीं करता है AS13? तो सबसे पहले सर AS13 में इन्वेस्टमेंट्स आया। इन्वेस्टमेंट हम क्यों करते हैं सर? या तो हमें डिविडेंड मिलता है अगर मैं इक्विटी सेट की बात करूं, या तो सर हमें बॉन्ड्स में सर इंटरेस्ट मिलता है, डिवेंचर्स हमने किया तो हमें इंटरेस्ट मिलता है सर। तो इसी टाइप की जो इनकम कमाने के लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया है, वो ये हमारी इनकम होती है। बट हम जो AS13 में बात करेंगे सर, हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन की बात करते हैं कि बैलेंस शीट में हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन कैसे होने वाली है, ना कि इसकी इनकम की रिकॉग्निशन की, कि इंटरेस्ट कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे या डिविडेंड कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। हम कैलकुलेशन में तो करेंगे, सारे एग्जाम प्रॉब्लम्स में हम डिविडेंड करते हैं, बट वो AS9 डील करता है। वो AS9 में पढ़ेंगे कि सर एक्चुअल में वहां पर लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट या डिविडेंड की इनकम बुकिंग होनी कैसे चाहिए। ठीक है, सो एक्सक्लूजन फ्रॉम द स्टैंडर्ड सबसे पहला तो है कि इंटरेस्ट इनकम को रिकॉग्निशन या डिविडेंड की रिकॉग्निशन, रेंटल की रिकॉग्निशन। हम देखा कि बहुत बार हम बिल्डिंग्स या लैंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो उस लैंड बिल्डिंग की इन्वेस्टमेंट की भी जो इनकम, उन सब की इनकम की एज पर AS9 होगी, ना कि एज पर AS13। बट इसमें थोड़ा सा सिंस हम यहाँ पर भी इनकम रिकॉग्निशन करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कि इंटरेस्ट इनकम की रिकॉग्निशन AS9 बोलता है टाइम बेसिस पे होना चाहिए। इस पे मैं डिटेल में आऊंगा कि टाइम बेसिस होना चाहिए। जैसे जैसे आपने डिवेंचर्स पे इन्वेस्ट किया, जैसे जैसे समय बीतते जाता है, वैसे वैसे आपको इंटरेस्ट की रिकॉग्निशन करनी है। डिविडेंड में से व्हेन राइट टू रिसीव स्टैब्लिश होता है, जब भी आपको वो रिकॉर्ड डेट में, जब वो डिविडेंड अनाउंस होता है बोर्ड से, रिकॉर्ड डेट पे से डिविडेंड की इनकम आती है, तो उस दिन आपके पास अगर वो है इक्विटी शेयर्स, आपके पास राइट टू रिसीव आ गया, तो आप डिविडेंड की इनकम रिकॉग्नाइज कर सकते हो। रेंटल इनकम सर टाइम बेसिस एज पर एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट हुआ है उसके बेसिस पे होता है। बट सर ये AS9 की बात है, ये AS90 में डिटेल में करेंगे। आज हमने सिर्फ बोल दिया कि इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू पर बात करेंगे, ना कि इसकी इनकम पे। ठीक है सर। ऑपरेटिंग या फाइनेंस लीज पे सर AS19 ऑलरेडी एप्लीकेबल है, तो उस पर बात नहीं करेंगे। रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान, दिस इज एज पर AS15, नॉट कवर्ड अंडर AS13। और कुछ ऐसी एंटिटीज है जिनका काम ही है इन्वेस्टमेंट करना, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, मल्टीपल जगह इन्वेस्ट करना, तो उनके लिए तो स्पेशलाइज्ड एक्ट्स बने हुए, स्पेशलाइज्ड एंटिटीज बनी है जो रेगुलेट करते हैं उनको, जैसे म्यूचुअल फंड्स, वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स, बैंक्स और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर्म्ड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एक्ट, ये सब जिनका काम ही है इन्वेस्टमेंट करना, तो उन सब केसेस में भी सर हम RBI या सेबी रेगुलेट करती है, हम AS13 उस पर नहीं लगाएंगे। वो लोग इंडिपेंडेंट है, जैसा सेबी बोलेगी, जैसा RBI बोलेगी, वो लोग वैसे इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन करेंगे। हमने जैसे देखा था एग्जांपल में कि कोई भी कंपनी के पास जब पैसा होता है तो वो मल्टीपल चीजें कर सकती है, या तो AS02 का इन्वेंट्री खरीदती थी, या तो AS10 AS26 का एसेट्स बनाती थी, और पैसा अगर फिर भी स्पेयर है तो वो इन्वेस्टमेंट करती थी, पैसा इंटरेस्ट, रेंटल या डिविडेंड कमाने के लिए। ठीक है, डन सर। अब सर डेफिनेशन में, अगर इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन में आए तो सिंपल सा डेफिनेशन कि ये एसेट्स होने चाहिए। एसेट मतलब हमारे रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय इंटरप्राइज होने चाहिए। हेल्ड फॉर अर्निंग इनकम, इनकम किस टाइप की इनकम आएगी? डिविडेंड इनकम,
इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इनकम या कैपिटल एप्रिसिएशन। डिविडेंड किससे आती है? इक्विटी शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। मैंने रिलायंस का शेयर खरीद लिया, किसी कंपनी किसी दूसरे कंपनी का शेयर्स खरीद लिया, तो वो डिविडेंड आएगी उससे। या तो इंटरेस्ट होगी, बॉन्ड्स, डिवेंचर, फिक्स डिपॉजिट, इस टाइप के में इन्वेस्ट कर लिया। फिक्स डेट इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं, ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, ये डेट इंस्ट्रूमेंट हो गए। एंड सर रेंटल्स, बिल्डिंग्स या फ्लैट। बिल्डिंग्स या फ्लैट पे एक छोटी सी चीज ध्यान रखने वाली कि सर हमने AS10 में भी पढ़ा था कि हम जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते थे वो तो मेरा फिक्स्ड एसेट्स होता था, AS10 में कवर करता था, तो हम यहां पर क्यों बोल रहे कि बिल्डिंग AS13 का इन्वेस्टमेंट है? तो फर्क है, अगर मैंने ऑफिस का बिल्डिंग बनाया हूं जहां पर मैं ऑपरेशंस को कैरी आउट करूंगा, बिजनेस कैरी आउट करूंगा, उस पर्पस के लिए मैंने ऑफिस की बिल्डिंग बनाई है, तो वो वाली बिल्डिंग मेरी हमेशा AS10 में ही कवर होगी। बट मैंने अगर DLF कैमिलियास में इन्वेस्ट कर लिया कि चलो मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, कैमिलियास का भाव बढ़ेगा, गुड़गांव की प्रॉपर्टी की भाव बढ़ेगी, तो सर मैं इन्वेस्ट कर लिया हूँ जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग रेंटल्स या उसकी कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए कि वहां की भाव बढ़ेगी या वहां का रेंट अच्छा आता है, तो उस पर्पज से मैंने अगर किया तो वो AS13 की इन्वेस्टमेंट होगी, ना कि AS10 की। ऑफिस बिल्डिंग है तो AS10 वरना AS13 होगी। दूसरा कैपिटल एप्रिसिएशन, गोल्ड सिल्वर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं सर, तो वो सारी इन्वेस्टमेंट्स में होगी। या कोई भी अदर बेनिफिट टू इन्वेस्टिंग एंटरप्राइज अगर आ रही है तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशंस में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सर फेयर वैल्यू। इसमें फेयर वैल्यू का बहुत ज्यादा काम रहता है, बिकॉज सर हर जगह हम बोलते हैं कि इसकी मेजरमेंट, पता है ना, RMPD हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर 4 चीजें आती है सर, RMPD, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। तो मेजरमेंट होती है कि मेजरमेंट का मतलब सर इसको वैल्यू कैसे करें, बैलेंस शीट में मैं एंट्री कैसे करूं, जर्नल एंट्री कैसे पास करूं, तो मेजरमेंट के लिए सर इसमें फेयर वैल्यू का बहुत काम होता है। तो फेयर वैल्यू से हम डिफाइन करता है इसमें कि अमाउंट एट विच एसेट कुड बी एक्सचेंज्ड बिटवीन नॉलेजेबल विलिंग पार्टीज। इसका मतलब क्या है सर कि दो पार्टीज के बीच में नॉलेजेबल, जिनको आइडिया है कि क्या मार्केट रेट चल रहा है, चाचा भतीजा वाला रिश्ता नहीं है, और विलिंग पार्टीज विदाउट एनी फोर्स, विदाउट एनी कोर्सन, उन पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, और दो पार्टीज एक दूसरे में अगर कोई वैल्यू पे ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको मैं फेयर वैल्यू बोलूंगा। फॉर एग्जांपल सर किस टाइप की वैल्यू को फेयर वैल्यू बोलते हैं? जैसे मार्केट वैल्यू, सपोज आपने शेयर मार्केट में बेचा, जो भी एक एक्टिव मार्केट है उस पर बेचा, तो उस केस में सर मैं उसको फेयर वैल्यू मानूंगा। या NRV सर नेट रियलाइजेबल वैल्यू, अगर मैंने उसको बेचा और उसको बेचने से जो मेरे को नेट पैसा मिलेगा उसको भी फेयर वैल्यू मानता हूं। इसमें सर में ध्यान रखना है कि जो भी कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल्स होता है सेल प्रोसीड से, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल शुड बी रिड्यूस्ड। ओके, ठीक है। नेक्स्ट सर इन्वेस्टमेंट का, ये था जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक स्टडी मैट का टॉपिक है, ठीक है, टॉपिक 3.4 एंड 3.3, तो ये सब स्टडी मैट में जो टॉपिक है 3.3 3.4, तो उस टॉपिक को यहाँ पर समराइज किया हुआ है, तो वही चीज का रेफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर टॉपिक 3.2 है डेफिनेशंस। ओके, तो इन्वेस्टमेंट्स मे बी इन, नॉट इन फिजिकल फॉर्म, जरूरी नहीं है कि वो बिल्डिंग की तरह हमें दिख रहा हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि बिल्डिंग की तरह दिख रहा हो, हमारा बिल्डिंग हमारा नॉन उसके फॉर्म में भी हो सकता है, नो फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होते हैं सर, करंट इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। करंट इन्वेस्टमेंट क्या है सर? इस पे सारा का सारा डिपेंड करता है इंटेंशन के ऊपर। ऐसा नहीं कि सर बिल्डिंग है तो लॉन्ग टर्म होगा क्योंकि ये तो ज्यादा टिकेगा, या कोई शेयर है तो शॉर्ट टर्म ही होगा, कोई 10 साल का बॉन्ड है तो वो लॉन्ग टर्म होगा, 2 साल का बॉन्ड या 1 साल का बॉन्ड शॉर्ट टर्म होगा। नहीं, आपकी इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपने DLF कैमिलियास का 10 करोड़ का बंगला भी लिया है, 10 करोड़ की फ्लैट भी ली है, पर आपका पर्पस है कि जैसे ही दाम बढ़ेगा मैं बेच दूंगा इसको, मेरा तुरंत मैं बेचने का इंटेंशन कि 12 महीने के अंदर ही मैं बेच दूंगा, तो आप उसको करंट इन्वेस्टमेंट क्लासिफाई करोगे। इंटेंशन के ऊपर है, हेल्प होल्ड फॉर लेस देन 1 ईयर है, या सर आपका इंटेंशन नहीं सर इसको लॉन्ग टर्म चलाना है, रिलायंस का शेयर है सर लंबा चलेगा, इस पे सर आगे में कैपिटल एप्रिसिएट बढ़ता ही रहेगा, इंटेंशन लंबा है तो इक्विटी शेयर भी सर हमारा अदर देन करंट इन्वेस्टमेंट मेरी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आती है, इसको मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलता हूं। सर ये क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है कि करंट है या नॉन करंट है? इसलिए जरूरी बिकॉज इनकी RMPD अलग अलग होती है, मेजरली जो मेजरमेंट है वो अलग होती है। हम करंट एसेट्स को अलग तरीके से मेजर करते हैं और इसको अलग तरीके से मेजर करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी इस चैप्टर का विच विल मेक और ब्रेक योर एग्जाम, बिकॉज अगर एग्जाम आपकी ये टॉपिक और इसके बाद एक सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर ये टॉपिक आपकी क्लियर है तो आपको एग्जाम में 100% आप इसका प्रॉब्लम सॉल्व करके आ सकते हो। सर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसमें सर वो MCQs है विच आर रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ओके, ये MCQs नंबर अगेन कमिंग फ्रॉम स्टडी मैट। तो सर वेज ऑफ एक्वायरिंग इन्वेस्टमेंट, हमने AS10 में जैसे पढ़ा था कि सर कॉस्ट डिपेंड करता है कि हमने
एसेट को परचेज किया है, सेल्फ कंस्ट्रक्ट किया है या एक्सचेंज में लिया है, करेक्ट। वैसे सर इन्वेस्टमेंट की भी सर एक्विजिशन अलग अलग तरीके से हो सकती है, उसके ऊपर ही उसका कॉस्ट डिटरमिन होगा सर। अगर मैंने सीधा सीधा परचेज किया, अगर मैंने सीधा सीधा परचेज किया, सपोज इक्विटी शेयर मैंने सीधा सीधा परचेज किया, तो रिलायंस का शेयर देखा मैंने 1320 रुपया मार्केट में रेट चल रहा है, मैंने उसको परचेज किया, तो सर 1320 रुपया एक तो मेरा ये परचेज कॉस्ट मेरा कॉस्ट आ जाएगा। प्लस सर मैं डायरेक्टली परचेज तो कर नहीं सकता, मुझे एक ग्रो, जीरोधा, एंजल, कोई भी है ना ब्रोकर फर्म चाहिए बीच में, बिकॉज वो ब्रोकर फर्म जो होता है वही अलाउड है मार्केट में खरीदने बेचने के लिए। वो हो गया कि मैं सब्जी मार्केट में सब्जी डायरेक्टली नहीं खरीद सकता, क्योंकि वहां पर एक रेस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट है, आपको किसी को बाहर बोलना पड़ता है कि मेरे लिए सब्जी खरीद लो। वैसे उसको ग्रो को या जीरोधा को बोलना पड़ता है मेरे बिहाफ में तुम्हें खरीद लो। अब सिंस वो आपके बिहाफ में खरीदता है तो आपसे वो कुछ कमीशन चार्ज या ब्रोकरेज लेता है, ठीक है। प्लस सर टैक्सेस लगते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स या कोई भी तरीके का ड्यूटी होता है। कितनी बार आप कोई लैंड परचेज कर रहे हो अगर बाई चांस, तो स्टैंप ड्यूटी जैसी चीज होती है, तो उस टाइप के सर ड्यूटी या टैक्सेस जो भी चीज हमें लग रही है सर, ये हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का पार्ट बन जाएगा, हमारा जो भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट लगती है फॉर द एक्विजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दूसरा सर ये तो हमारा प्लेन डोसा हो गया सर, ये हमारा प्लेन इक्विटी शेयर्स है। सपोज सर हमने इक्विटी शेयर्स ले लिया मसाला वाला, मसाला इक्विटी शेयर्स। मसाला इक्विटी शेयर्स क्या होता है सर? मसाला इक्विटी शेयर्स होता है इसमें कम डिविडेंड है सर। कम डिविडेंड, व्हाट इज कम डिविडेंड, ठीक है। तो सबसे पहले डिविडेंड क्या है उस पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे हमें इन्वेस्टमेंट पे, एफडी करने पे इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ही इक्विटी पे हमें डिविडेंड मिलता है। फर्क क्या है? हमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो फिक्स्ड मिलता है, कि हमें फिक्स्ड किस टाइम पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, किस रेट पे मिलेगा, वो फिक्स्ड होता है। बट इक्विटी केस में वो फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है। तो इस केस में डिविडेंड का केस में सर छोटा सा है कि शेयर का पार वैल्यू या फेस वैल्यू एक रहता है, नॉमिनल वैल्यू रहता है, प्लस मार्केट प्राइस रहता है। तो डिविडेंड जो भी रिसीव होता है हमेशा मार्केट वैल्यू पे नहीं, आपका से पार वैल्यू पे, जो उसके नॉमिनल वैल्यू उस पर रिसीव होता है। प्लस डिविडेंड इज रिसीव्ड फॉर ऑल शेयर्स हेल्ड ऑन डेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेरेशन। जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ उस दिन मेरे को जितने भी शेयर्स मेरे पास है, मेरे पास जो शेयर्स है वो मेरा हक हो गया, तो मैं राइट हूं, मेरे पास राइट्स रहता है कि उस दिन मेरे पास जितने भी शेयर्स पड़े हुए हैं एज ऑन, मतलब बीच में कभी भी लिया हो, मैंने 10 साल पहले लिया था, फिर 9 साल पहले लिया, फिर 2 साल पहले लिया, फिर 1 साल पहले लिया, फिर 2 महीने पहले लिया, जब भी मैंने लिया हो उन सारे शेयर्स पे सर मुझे आज की डेट में जितने भी शेयर्स हैं मुझे सब पे डिविडेंड मिलेगा। किस रेट पे मिलेगा? उस रेट पे मिलेगा जो कंपनी डिक्लेयर किया। सपोज 20% डिक्लेयर किया तो नॉमिनल वैल्यू का 20% में मिलेगा, नॉमिनल वैल्यू का, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आएगा। डिविडेंड इफ क्लियरली गिवन फॉर प्री एंड डिविडेंड इफ क्लियरली गिवन फॉर पीरियड प्री एक्विजिशन इज रिड्यूस्ड फ्रॉम कॉस्ट। अगर हमें डिविडेंड दिया हुआ है सर, इसमें जैसे हमने बताया 2 तरीके की डिविडेंड होती है सर, प्री एक्विजिशन डिविडेंड और पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। सर फर्क क्या है? तो डिविडेंड जो हमने मिला है, अगर मैंने उस पीरियड के लिए, मैंने शेयर सपोज अभी अगस्त 26 में मैंने शेयर परचेज किया, और अभी जो डिविडेंड मिला है मेरे को 25-26 लास्ट ईयर का मिला है, ये शेयर मैंने पहले से ही होल्ड कर रखा था, अगर पहले से ही होल्ड कर रखा था तब तो इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास इस राइट्स का, मतलब इसका पहले से ही हक है, तो इसको मैं इनकम बुक करूंगा इस डिविडेंड को। ये मेरा पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, मेरा एक्वायर करने के बाद के पीरियड का डिविडेंड है। सपोज मैंने 2 साल पहले इक्विटी शेयर्स परचेज किया हुआ था, उसके बाद लास्ट ईयर का डिविडेंड मिला है, तो मेरे एक्विजिशन के बाद के पीरियड का डिविडेंड है, तो सर मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा डिविडेंड प्रॉपर मेरा इनकम है। बट सर मैंने तो 1 महीने पहले ही परचेज किया, और मैं लकी हो गया क्योंकि 1 महीने पहले परचेज करते ही मुझे तुरंत डिविडेंड मिल गया पिछले साल का। बिकॉज डिविडेंड हमने बोला कि जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर होता है, रिकॉर्ड डेट, जो रिकॉर्ड डेट में डिविडेंड डिक्लेयर होता है उस दिन जिसके पास शेयर्स है उस दिन उसी को पूरा डिविडेंड मिलता है। तो सर मैंने तो अभी परचेज किया और मुझे तो अभी डिविडेंड मिल गया, तो इसका मतलब है सर मेरा एक्वायर करने के पहले के पीरियड का डिविडेंड है, और उसने पीरियड कितने बार क्वेश्चन में दिया रहता है कि इस पीरियड का डिविडेंड है। तो आपका सपोज 25-26 के पीरियड का डिविडेंड है और लिखा हुआ है कि आपने जून 26 में परचेज किया था और डिविडेंड है 25-26 का, इसका मतलब होता है सर ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, एक्वायर करने के पहले का डिविडेंड है। तो उस टाइप के डिविडेंड को हम हमेशा कॉस्ट से रिड्यूस करते हैं, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से लेस करते हैं। अगेन प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये दिखेगा। तो सर ये हुआ सर मसाला डोसा। मसाला डोसा सर मसाला इक्विटी, इसमें डिविडेंड का मामला आ गया कि सर कम डिविडेंड के साथ लिया था हमने डिविडेंड के, तो हमने प्री और पोस्ट को हमें देखना पड़ता है। इसमें तो एक छोटा सा चीज है कि इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू एस्certain प्री एंड पोस्ट अदरवाइज देन बाय गेसिंग, अगर गेस करके ही पता लगता है बाकी हमें नहीं पता लग सकता, तो रिड्यूस कॉस्ट ओनली इफ डिविडेंड क्लियरली रिप्रेजेंट्स रिकवरी ऑफ कॉस्ट। सर ये स्टैंडर्ड का एक लैंग्वेज है जहां पे वो उसने बोला है
कि अगर क्वेश्चन में दे दिया, अगर यूजुअली क्वेश्चन में बताता है ये प्री है या पोस्ट है, वैसे स्टैंडर्ड ने बोला है कि अगर आप गेस नहीं कर सकते हो कि प्री है या पोस्ट है, तो अगर आपको लगता है कि रिकवरी ऑफ कॉस्ट हुआ है, कि मेरा डिविडेंड देते ही प्राइस कम हो गया है, अगर रिकवरी ऑफ कॉस्ट हुआ है तभी सर कॉस्ट से कम होगा, वरना आपका आप शांति से इसको पीएनएल लेके जा सकते हो। ठीक है, एग्जाम में आपको टेंशन नहीं लेना, एग्जाम में आपको क्वेश्चन से दिया हुआ रहेगा। ठीक है, एक डिविडेंड का ये एक पॉइंट है सर कि डिविडेंड इज पेड एट अ परसेंटेज ऑफ नॉमिनल वैल्यू, नॉट कॉस्ट प्राइस या मार्केट वैल्यू। ना तो कॉस्ट प्राइस देखना है कि कॉस्ट क्या था, ना मार्केट वैल्यू देखना है, हमें देखना है कि नॉमिनल वैल्यू क्या था, नॉमिनल वैल्यू पे डिविडेंड पे होता है। ओके, तो डिविडेंड के ऊपर इतनी कहानी है सर की। सिंपल अगर प्लेन शेयर्स है फिर तो सर एक्विजिशन चार्ज ब्रोकरेज होता है, और सर डिविडेंड वाला कोई केस है, डिविडेंड का केस के साथ दिया है, तो सर प्री एक्विजिशन डिविडेंड तो कॉस्ट से कम होगा और वरना पीएनएल में जाएगा। हमने सभी पढ़ क्या रहे हैं सर कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं, तो हमने वही चीज देखा कि आउटराइट परचेज इक्विटी शेयर्स का किया, इक्विटी शेयर्स कम डिविडेंड किया। एक सर मसाला डोसा हो गया सर, एक है रवा मसाला डोसा सर, एक और वेरिएंट आता सर इक्विटी में। इक्विटी में क्या आता, कम राइट। राइट शेयर्स क्या होता है सर, राइट शेयर्स आपके होते हैं कि मैंने आपको सपोज जारा की ये जैकेट पसंद आई है, ठीक है, जारा की ये जैकेट पसंद आई है, तो आपको अब एक, आप सिंस जारा के एक लोयल कस्टमर हो, तो जारा आपको बोलता है कि यार आप तो मेरे लोयल कस्टमर हो, आपको मैं एक कूपन देता हूं। क्या कूपन मिलता है, एक कूपन देता हूं कि आपको इस कूपन से अब आपको जो जैकेट है, आपको जैकेट मिल जाएगी 80% डिस्काउंट में, आपको 80% डिस्काउंट में ये जैकेट मिल सकती है। मतलब यू हैव अ राइट टू परचेज जारा जैकेट एट 80% डिस्काउंट। आपको एक प्राइस, फ्री में नहीं मिल रहा, मैं फ्री में नहीं बोल रहा, बट आपको कम प्राइस में थोड़ा सा लेस डिस्काउंट के साथ आपको मिल जाएगा, आपको ऐसा एक राइट मिला है। तो इस केस में आपको ये जो कूपन है, इसी चीज को बोलते हैं राइट शेयर्स। जहां पर इक्विटी के केस में अगर होता है तो कितनी बार कंपनी बोलती है कि आप हमारे लॉयल इक्विटी शेयर होल्डर हो, तो आपको हम एक अधिकार देते हैं कि आप हमारी कंपनी का इक्विटी शेयर कम प्राइस में ले सकते हो, मतलब आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा। ठीक है, अब सपोज आपको जारा का जैकेट लगा, कितने का है, बोला 6500 का है, बोला सर तो 20% करने के बाद 80% डिस्काउंट करने के बाद भी 1300 की जैकेट आ रही है, मेरे पास तो 1300 रुपए भी नहीं है कि मैं जैकेट परचेज करूं। तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इस कूपन को बेच भी सकते हो, आप इस कूपन को किसी और को दे सकते हो कि भाई देख, तू तो जैकेट खरीदता रहता है, तो तेरे पास ये देखो मैं कूपन दे रहा हूँ 80% डिस्काउंट पे मैं तेरे को दे रहा हूं, तो वो आपको इस कूपन का जरूर से कोई अच्छा वैल्यू देगा। ठीक है, हो सकता है कि आपको जितना भी 1000 2000 3000 जितने में भी आपको कूपन को बेच सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चंस में जब इक्विटी शेयर्स पे आता है राइट, तो ऐसे ही रहता है कि आपको सपोज आपके पास 100 इक्विटी शेयर्स थे, आपको 100 कूपन्स मिल गए, कि चलो आपके पास एक 1:1 के रेशियो में एक कूपन मिल गया कि आपको 100 इक्विटी शेयर्स के बदले 100 कूपन मिले कि आप अब और इक्विटी शेयर्स ले सकते हो एट अ डिस्काउंट। तो आपके ऊपर रहता है कि सर कुछ कुछ चीजों को या तो कुछ कूपन्स को मैं, ये तो मेरे को इन्वेस्टर्स एज अ इन्वेस्टर राइट्स मिला है, राइट शेयर्स इंटाइटलमेंट बोलते हैं इसको, कि सर इक्विटी शेयर्स कम राइट में वी गेट राइट शेयर्स का इंटाइटलमेंट्स। तो हमें क्या ऑप्शन होता है, या तो सर मुझे सपोज 100 इंटाइटलमेंट मिली है, तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई मेरे पास पैसा है, मैं परचेज कर लूंगा, मैं परचेज करता हूं। सपोज मेरे को 1300 का रिलायंस का शेयर है, मेरे को राइट मिल गया कि आप इस 1300 के शेयर को 300 रुपए में खरीद सकते हो, 300 रुपए में खरीद सकते हो, तो मतलब भाई बहुत अच्छा हो गया, तो मैं 300 रुपए में परचेज करूंगा। तो इस टाइप के जो कॉस्ट होगा, अगर मेरे को इसका कॉस्ट देखना है तो एक्सरसाइज प्राइस ही मेरा कॉस्ट हो गया, मार्केट प्राइस कुछ और था, बट मेरे को जितना में पड़ा मेरे को तो 300 में मिल गया ना, तो मैं 300 को ही अपना कॉस्ट मानूंगा राइट शेयर्स में। और सर मैंने सपोज राइट्स को बेच दिया, मेरे पास पैसे नहीं थे पूरे, तो मैंने बोला 100 में से ऐसा करो 100 कूपन मिले तो मैं 40 कूपन बेच देता हूँ, 60 कूपन का परचेज कर लूंगा। तो मैंने 40 कूपन बेच दिए, 40 कूपन मैंने एक सर्टेन प्राइस में बेचे, तो उस प्राइस का जो पैसा आया, सपोज मैंने 40 कूपन 200 रुपए में बेचे, तो मेरे को 8,000 रुपए का प्राइस आ गया, 8,000 रुपए मुझे पैसा मिल गया। अब डिपेंड करता है कि सर ये जो मुझे पैसा मिला है, मुझे ये जो पैसा मिला है, क्या ये मेरा इनकम है या क्या मेरा कॉस्ट का रिकवरी है। तो ये जो पैसा आया मेरे पास मार्केट में बेचने के बाद, जो पैसा आया है, ये पैसे को मैं क्या करूं, क्या मैं प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर जाऊं या मैं कॉस्ट से कम करूं। तो इसमें हमारा रहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि आप चेक करो कि क्या आपके एक्स राइट होने के बाद, जैसे वो डेट खत्म हुआ, जिस दिन वो एक्स राइट हुआ, मतलब जिस दिन उसमें वो कम राइट का कंपोनेंट था, उस दिन तक का प्राइस और उसके बाद वाला प्राइस अगर कम होते ही आपका प्राइस बहुत डाउनफॉल हुआ है, तो आप इसको मानो कि आपने जो पे किया ना, आपने जो कॉस्ट पे किया, उस इक्विटी शेयर के कॉस्ट में ऑलरेडी राइट शेयर का भी कंपोनेंट इंक्लूडेड था। तो आपको बेच के जो पैसा मिला है, आपको अगर चेक वेदर द वैल्यू ऑफ,
मार्केट वैल्यू इमीडिएटली आफ्टर एक्स राइट प्राइस रिड्यूस, इमीडिएटली एक्स राइट के पास रिड्यूस हुआ है तो यस आपका ये रिकवरी ऑफ कॉस्ट हुआ है, तो अप टू द वैल्यू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड बैलेंस को ही क्रिएट करो प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, कि जितना उसको बेच के हमें पैसा मिला है उसको मैं अपने कॉस्ट से कम करूंगा, बाकी को ही पीएनएल में लेके जाऊंगा। और अगर ऐसा ऐसा नहीं सर कुछ मार्केट वैल्यू कम नहीं हुआ सर, मैंने जितना मैं परचेज किया तो उसके बाद कुछ कम नहीं हुआ, तो ठीक है फिर आपका पूरा प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट कर सकते हो आप। इसके लिए सर एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, एक 9 नंबर है स्टडी मैट का, हम देखते हैं कि हाउ इक्विटी शेयर्स के केस में हम राइट शेयर्स का ट्रीटमेंट करते हैं। तो एक क्वेश्चन इसके लिए सॉल्व करते हैं। ओके, तो मिस्टर एक्स, ठीक है, अभी मैंने एक और ये जो एडिशन है दिस इज जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, मई 27 एडिशन का बुक है ये, ठीक है ना, मई 27 का एडिशन का। अभी मैं आपको ये अर्लियर एडिशन का बुक दिखाऊं, ठीक है। तो जो आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन SBQ 9 दिख रहा है आपको, वो नए वाले में कुछ और होगा, ठीक है। तो ये मई 27 का एडिशन ये वाला है और ये अर्लियर एडिशन है, ठीक है। तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन 9 जो मेरा अभी दिख रहा है आपको, ये नए वाले में भी 12 नंबर क्वेश्चन होगा, ठीक है सर, नो इश्यू। तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन 9 नंबर स्टडी मैट विच इज ऑफ अर्लियर एडिशन, मई 27 एडिशन से पहले वाला। तो मिस्टर एक्स एक्वायर्ड 200 शेयर्स ऑफ अ कंपनी ऑन अ कम राइट बेसिस। कम राइट बेसिस मतलब उसमें रवा मसाला डोसा, वो प्राइस ऑलरेडी बढ़ा हुआ था थोड़ा सा, 70,000 रुपए में उसने लिया, 70,000 इन्वेस्ट किया शेयर्स में। ही सब्सिक्वेंटली रिसीव्ड एन ऑफर ऑफ राइट टू एक्वायर फ्रेश शेयर, उसको कूपन्स मिले कि आप अब फ्रेश शेयर्स, आप हमारे और जैकेट्स खरीद सकते हो फ्री में, नॉट फ्री में, आप डिस्काउंट में खरीद सकते हो, ठीक है, ऑफ द कंपनी इन द प्रोपोर्शन 1:1 एट 107, इस प्राइस में आप खरीद सकते हो, ठीक है। तो अगर हम अभी देखें, उसने 70,000 रुपए में 200 शेयर्स खरीदे थे, ठीक है। तो सर हमारा ये 350 रुपए में सर शेयर खरीदा था उसने, 350 पर शेयर खरीदा था, कितना डिस्काउंट मिल रहा है उसको, अब हो रहा है सर 107 में खरीद सकता है। तो उसके पास सर 200 शेयर्स थे, तो 200 शेयर्स का सर 1:1 में मिला, तो मतलब 200 कूपन्स मिल गए सर उसको। अब 200 कूपन्स मिल गए, वो 200 कूपन्स के साथ शेयर्स को सस्ते में खरीद सकता है, 107 रुपए में खरीद सकता है। ही डज नॉट सब्सक्राइब बट सेल्स ऑल इज राइट फॉर 12,000, बोलता नहीं मेरे पैसे नहीं है, मैं इस कूपन को किसी और को बेच देता हूं। तो कूपन किसी और को बेच दिया, पूरा 200 कूपन, 12,000 रुपए मिले उसको कूपन। अब सर ये जो 12,000 सेल प्रोसीड्स मिला है, सेल प्रोसीड्स मिला है फ्रॉम सेल ऑफ कूपन, सेल प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ कूपन 12,000 रुपए मिला। तो इस सेल्स का क्या करना चाहिए, द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स आफ्टर बिकमिंग एक्स राइट हैज गॉन डाउन टू 60,000, 70,000 से, तो आपका सर 70,000 से मार्केट ऑलरेडी 60,000 हो गया है, आपका सर 10,000 का तो लॉस हो चुका है, 10,000 का, करेक्ट। तो आपको जो 12,000 मिला है उसमें से 10,000 का तो आपका लॉस हो गया है। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी चाहिए, तो इसका आंसर आता है जैसे हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट में कि सर अगर वैल्यू कम हो जाती है, एक्स राइट होते ही वैल्यू कम हो जाती है, तो हम इसको रिकवरी ऑफ कॉस्ट मानते हैं। रिकवरी ऑफ कॉस्ट मानते हैं तो उसको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से कम करेंगे, बैलेंस ही पीएनएल में जाएगा। तो सेम चीज से स्टडी मैट में भी हम वैसे देखते हैं इसका आंसर 9 नंबर क्वेश्चन का कि एज पर एज 13 इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड ऑन, इसका मैं अगर लास्ट में आंसर देखूं तो इन दिस केस आउट ऑफ द सेल प्रोसीड्स ऑफ 12,000 10,000 मे बी अप्लाइड टू रिड्यूस द कैरिंग अमाउंट, मतलब 10,000 को कैरिंग अमाउंट कम करने में यूज करना है एंड मार्केट उसको, ताकि मार्केट वैल्यू तक आ जाए, और 2,000 जो है वही क्रेडिट होगा पीएनएल में, वही क्रेडिट होगा पीएनएल में, और बाकी सर मेरा कॉस्ट रिड्यूस होगा 10,000, ठीक है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो सर हम सीधा सीधा पीएनएल में क्रिएट करते, जैसे इलस्ट्रेशन 8, एक इलस्ट्रेशन 8 में आपको दिखाता हूं, उसमें जो भी हमने राइट्स सेल किया है उसकी पूरी सेल प्रोसीड्स को हमने किया है, ठीक है। हम एक इलस्ट्रेशन पूरा सॉल्व भी करेंगे, सो विल जस्ट राइट शेयर पे मैं सर ये बोलता हूँ बस, राइट शेयर यहाँ पर है, सेल ऑफ राइट्स 30,000 शेयर्स से 1:3 के रेशियो में राइट्स मिला था, तो 10,000 शेयर्स का 30,000 कूपन मिला, 30,000 उसके पास शेयर्स थे, 1:3 में मिला, 10,000 कूपन मिला, 10,000 कूपन को 2 रुपए को 1:3 को बेच दिया, सॉरी राइट से 30,000 लिया, सॉरी कूपन आपका यही मिला था,
30,000 कूपन ही मिला था, उसमें से उसने 1/3 को बेच दिया था, तो 20,000 जो पैसा आया था उस पैसे को सर सीधा सीधा प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट किया था। ठीक है, तो जब एग्जाम में सर हम क्वेश्चन करेंगे तो एग्जाम में अगर कुछ नहीं बोला है मार्केट वैल्यू के ऊपर तो हम पूरा पूरा उसको सर क्रेडिट करते हैं पीएनएल में। अभी एक और क्वेश्चन करेंगे, देन वी विल सी द कंप्लीट फ्लो। तो मसाला डोसा समझ आ गया और रवा मसाला भी समझ आ गया सर, राइट्स के साथ भी अगर होता है तो एक्सरसाइज अगर हमने सब्सक्राइब कर लिया तो जो मेरा कॉस्ट है वही मेरा एक्सरसाइज प्राइस हो जाता है। और सर मेरा अगर मैंने बेच दिया तो मेरा मैं सेल वैल्यू को या तो क्रेडिट करूंगा पीएनएल में या तो कॉस्ट से करूंगा डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। इसमें सर एक और आता है, कितनी बार सर हमें फ्री में दे देता है वो कि हमें राइट आप हमारे इक्विटी शेयर्स एक और आप ले लो, फ्री में ले लो, तो उस केस को बोलते हैं सर बोनस इश्यू। अगर वो मेरे से पैसा मांगता है इक्विटी शेयर का और इक्विटी शेयर देने का तो उसको राइट शेयर्स बोलेंगे, और अगर मुझे वो फ्री में दे देता है कि आपको कुछ नहीं करना आपको फ्री में दे दिया गया तो उस केस में सर हम मानते हैं कि वो मेरा बोनस इशू है। ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं कॉस्ट पर शेयर, इसके लिए छोटा सा इलस्ट्रेशन देख लेते हैं कॉस्ट पर शेयर निकालने के लिए। ओके, एक मिनट। ठीक है, तो सपोज रिलायंस ने किसी कंपनी ने मीटिंग में बोला कि मैं आप लोग को सबको 1 मोर शेयर फ्री में दे रहा हूं। ठीक है, कोई भी शेयर मैं फ्री में देता हूं, तो मेरे पास सपोज मैंने 1320 रुपए में एक शेयर परचेज किया था, मेरे पास 100 शेयर्स थे और 1,32,000 था अभी तक करंट में ये इन्वेस्टमेंट था सर। ठीक है, अब सर अभी क्या हुआ, अब सर हमें सेम टू सेम और शेयर्स मिल गए 1:1 रेशियो में कि सर हर एक शेयर के बदले नए शेयर्स मिल गए, तो मेरा इन्वेस्टमेंट क्या बढ़ा सर, मेरा इन्वेस्टमेंट 1,32,000 का 1,32,000 ही रहा। क्या मेरे को पैसे और देने पड़े, मुझे पैसे और नहीं देने पड़े, तो मेरा इन्वेस्टमेंट सेम रहा सर, बट मेरा नंबर ऑफ शेयर 100 से 200 हो गया, तो मेरी कॉस्ट ऑफ शेयर कितनी हो जाती है 1,32,000 डिवाइड बाई 200। पहले तो 1320 में मैंने परचेज किया था, मेरी कॉस्ट न्यू इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स करके नया कॉस्ट में ऐसे निकालता हूं। तो इसका हम फॉर्मूला क्या करते हैं सर कि जब भी हमें न्यू कॉस्ट ऑफ शेयर्स निकालने हैं तो हमने एक फॉर्मूला बनाया है सर कि टू कैलकुलेट कॉस्ट पर शेयर ओरिजिनल कॉस्ट जो भी था मेरा प्लस मेरे को नए शेयर्स नए राइट्स लेने के लिए कितना पैसा देना पड़ा उसको मैं ऐड कर दूंगा, और ओरिजिनल शेयर्स में से नए शेयर्स कितने मिले मैं उसको ऐड कर दूंगा। अब जब प्रॉब्लम करेंगे तो हम दोनों कॉलम्स को ऐड करके डिवाइड करते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है। दिस इज द ओरिजिनल ओनली वे ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट पर शेयर। ठीक है, एक इजी सा फॉर्मूला है कि सर हमारी ओरिजिनल कॉस्ट वर्सेज ओरिजिनल शेयर्स प्लस न्यू इन्वेस्टमेंट की और इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ा, हमने राइट्स नहीं कि अगर बोनस शेयर है फिर तो न्यू इन्वेस्टमेंट जीरो हो गया, राइट शेयर्स अगर है तो न्यू इन्वेस्टमेंट मेरा जो भी अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया उस अमाउंट की इन्वेस्टमेंट हो गई प्लस नए शेयर्स जो मेरे को आ गए। ठीक है, डन सर। अब इसी का सर हम एक इलिस्ट्रेशन करते हैं, इलिस्ट्रेशन नंबर ठीक है इलिस्ट्रेशन नंबर 9 विल डू वंस। ठीक है, लेट्स डू वन इलिस्ट्रेशन नंबर 9। करेक्ट सर, ओके ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन है एंड दिस इज द क्वेश्चन। इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं अभी के लिए। डन, सो लेट्स डू इलिस्ट्रेशन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इलिस्ट्रेशन जहां पर हमारा पूरा राइट्स बोनस और सब चीजों का कॉन्सेप्ट एक साथ ही आ रहा है। ठीक है, डन। तो ऑन एक्स एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट जब हम बना रहे हैं इसके पहले मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने से पहले एक बता देता हूं आपको, दे द फॉर्मेट फॉर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट का हमारा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट रहता है जिस फॉर्मेट में हम करते हैं
विच इज सिंपल, हमारी डेट रहेगी यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, यहाँ पर सर परचेज साइड, यहाँ पर सेल साइड। जब भी मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो मैं परचेज साइड में डालूंगा, जिस डेट में है, पर्टिकुलर्स मतलब वो कैसे बढ़ रहा है, मेरा परचेज करने से बढ़ सकता है, मेरा बोनस इश्यू से बढ़ सकता है, मेरा राइट इश्यू से बढ़ सकता है, एंड कितने शेयर्स आए, मैंने कितने शेयर्स परचेज किए और किस अमाउंट पे परचेज किए। ठीक है, तो इस बेसिस पे मेरा ये आपका डेबिट साइड रहता है, जिससे डेबिट साइड। एंड क्रेडिट साइड में सर जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट है ना, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, तो जो भी चीज से मेरी इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, जो मैं सेल कर रहा हूं, वो मेरा इस साइड में जाएगा। ठीक है, ऑन द क्रेडिट साइड। ओके, डन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारा परचेज का भी सारा कॉन्सेप्ट है एंड सेल का भी कॉन्सेप्ट इसमें ऐड हो रहा है। सेल में सर हम सिंपल ये करते हैं सर, हमारा सेल जब भी हो रहा है देन वी विल रिड्यूस सेल प्रोसीड से कॉस्ट को रिड्यूस करके सर हम प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, तो विल एक बार कॉम्प्रिहेंसिवली ये करेंगे, देन विल गेट टू नो ऑल द कॉन्सेप्ट। देन हम यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को भी टच कर लेंगे, डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट का। ओके, चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। So on X limit on 1st April 2000 X1, on 1st April 2000 X1, Sundar had 25,000 equity shares of X Limited. इस डेट पे उसके पास 25,000 शेयर्स ऑलरेडी थे, मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी था उसके पास एट बुक वैल्यू ऑफ 15 पर शेयर, नॉमिनल वैल्यू 10। अब नॉमिनल वैल्यू क्यों दिया है हमें ये पता, नॉमिनल वैल्यू दिया है डिविडेंड के लिए बस। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लिए दिया है, नॉट फॉर एनी अदर पर्पस। अभी सर मेरा ये हो गया कॉस्ट। ठीक है, तो इसकी एंट्री हम जब करेंगे सर, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जब भी हम इक्विटी शेयर्स का करें, वेरी इजी, तो आप साथ के साथ लिख सकते हो। एग्जाम में भी सर हम जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम वैसे वैसे साथ में साथ इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने का फॉर्मेट सर, ये हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो गया इन द बुक्स ऑफ मिसेस सुंदर, सुंदर के बुक्स में बन रहा है, एंड स्क्रिप्ट इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट है जो आईसीआई प्रिस्क्राइब करती है, परचेज साइड एंड सेल साइड। ये हमारा डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, अमाउंट। अब सबसे पहले सर हमारा क्या हुआ है, 014x1 में सुंदर के पास 25,000 इक्विटी शेयर्स थे 15 रुपए वैल्यू के हिसाब से। इसका मीनिंग क्या है सर, ओपनिंग बैलेंस था 25,000 एंड 15 रुपए के हिसाब से 25,000 इंटू 15, 3,75,000। ठीक है, ये हमने लिख दिया, ये सिंपल है, 25,000 इक्विटी शेयर्स, अमाउंट पे लिख दिया, नंबर ऑफ शेयर्स एंड अमाउंट। दिस वाज इट क्लियर, क्लियर। उसका सेकंड आते हैं सर, ऑन 20/6x1, जब 20/6x1 आया तो ही परचेज अनदर 5,000 और परचेज कर लिया ऑफ द कंपनी एट 16 पर शेयर, 16 पर शेयर के हिसाब से और परचेज कर लिया। तो सर बहुत सिंपल है, टू बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में इन्वेस्ट किया 20/6 में, 5,000 शेयर परचेज किया 16 के हिसाब से, तो 5,000 इंटू 16 80,000 हो गया। ठीक है, तो सेकंड एंट्री हमारी टू बैंक अकाउंट हो गई। नेक्स्ट सर, और द डायरेक्टर्स ऑफ एक्स लिमिटेड अनाउंस्ड अ बोनस एंड राइट इशू। अब बोनस और राइट इशू अनाउंस हुआ है, ठीक है, नो डिविडेंड पेबल ऑन दिस शेयर्स। तो ये यहां पर इसने लिख दिया कि जो बोनस और राइट इशू है उस पर डिविडेंड नहीं पेबल है। अगर ये नहीं लिखता तो हम हमेशा क्या बोला सर, हमने कॉन्सेप्ट में क्या बोला कि सर डिविडेंड इज रिसीव्ड फॉर ऑल द शेयर्स हेल्ड एज ऑन डिविडेंड डिक्लेरेशन, जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर होता है उसके सब शेयर्स पे मिलता है। बट यहां पर सर क्वेश्चन ही बोल दे रहा है कि इसमें नहीं मिलेगा, तो फिर हम मान लेंगे कि बोनस और राइट्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अब द टर्म्स ऑफ द इशू क्या थे, तो बोनस और राइट्स इशू हुए, उसका टर्म्स क्या क्या था, तो बोनस बेसिस था 1:6, मतलब 6 शेयर्स पे 1 शेयर बोनस। तो हमेशा 1:1 नहीं होता, अलग अलग रेशियो पे बोनस मिल सकता है। और डेट था 16/8 में बोनस मिला में 6:1:6। हमारे पास कितने शेयर्स थे, 25,000 शेयर्स थे, प्लस सर 5,000 शेयर्स हमने और परचेज कर लिए, तो हमारे पास 30,000 शेयर्स थे। अब 30,000 शेयर्स पे थे और हमें 1:6 के रेशियो में मिला, मतलब 5,000 शेयर्स हमें मिला। ठीक है, तो 5,000 शेयर्स का हमारा नंबर ऑफ शेयर्स हो गया। और सर हमें पैसा कितना लगा, हमें कितना रुपया देना पड़ेगा इसके लिए, सर बोनस है, इसका मतलब हमें पैसा नहीं देना पड़ेगा। करेक्ट, 5,000 लगा, तो सर बोनस में पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो सर बोनस इश्यू 16/8 को आया, टू बोनस इश्यू 5,000 शेयर्स, कॉस्ट 0, अमाउंट 0, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बोनस इश्यू देखो हमने वर्किंग नोट्स किया 30,000, तो 25 + 5 इंटू 1/6 बोनस शेयर। ठीक है, डन। नेक्स्ट सर इसमें क्या आया, राइट बेसिस, राइट बोला 3:7, अलग रेशियो है 3:7। तो डेट 31/8,
अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि 31/8 के दिन में हमारे पास कितना शेयर्स है, 16/8 को बोनस आया था, 31/8 को राइट इश्यू आया है, तो राइट इश्यू पे सर पैसा देना पड़ेगा, फ्री का तो नहीं है, तो 15 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में 31/8 में हमें राइट्स मिला, हमें कितने राइट्स मिले, हमें कितने राइट्स मिले, 25,000 शेयर्स। तो यहाँ पर सर कैलकुलेशन देखते हैं, हमें राइट्स कितने मिले सर, हमें टोटल राइट मिले 25,000 शेयर प्लस 5,000 प्लस 5,000। सर बोनस पे राइट मिलेगा, राइट एज ऑन डेट जितने शेयर है उन सब पे मिलेगा, बोनस एज ऑन डेट जितने शेयर है सब पे मिलेगा, डिविडेंड एज ऑन डेट जितने शेयर है सब पे मिलेगा, बट क्वेश्चन अगर बोल दे नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एज ऑन डेट जो शेयर सब पे मिलता है, तो 25 प्लस 5 प्लस 5 35,000 इंटू 3/7 रेशियो 15,000 राइट्स, 15,000 कूपन्स मिल गए सर, 15,000 कूपन्स मिल गए कि 15,000 कूपन अब मेरे पास है। अब मैं इसका क्या करूंगा सर, मैं इसको सब्सक्राइब भी कर सकता था, मैं बेच भी सकता था, ठीक है। शेयर होल्डर्स वेर इंटाइटल टू ट्रांसफर द राइट्स इन फुल और पार्ट, या तो पूरा पूरा जितने मिले 15,000 बेच दो, या तो थोड़ा पार्ट में बेचो। तो अकॉर्डिंगली सुंदर ने 33.3 1/3 को बेच दिया शेखर को 2 रुपए के हिसाब से, और बाकी को परचेज कर लिया 15 रुपए के हिसाब से, ठीक है। तो सर वही हम देखते हैं कि 15,000 जो शेयर था, 15 राइट शेयर था, 1/3 को सर 2 रुपए के हिसाब से बेच दिया, मतलब 5,000 को 2 रुपए के हिसाब से बेच दिया, 10,000 मुझे मिल गया, ठीक है, सेल प्रोसीड्स मिल गया सर। यहां पर सर सेल प्रोसीड 10,000 मिला, और यहां सर मैंने पर सब्सक्राइब किया सर, तो मेरा ये 10,000 इंटू 15,000 मेरा सर कॉस्ट हो गया, ठीक है। मैं इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट में मैं इसको ऐड करूंगा, तो पहले 15,000 की एंट्री करते हैं, सॉरी 1,50,000 की एंट्री करते हैं, 15,000 इंटू 10,000। तो यहां पे सर 15,000, 15 इंटू 10,000, 15 इंटू 10,000 शेयर्स मिले सर हमें, और 1,50,000 कॉस्ट आया, ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन ये थोड़ा सा आता है सर, इसमें हम जो 10,000 है, इसमें क्या मैं इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को कम करूं या सर प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर जाऊं। तो इसमें हमारा क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बोला हुआ है कि मार्केट प्राइस कम हो गया था या परचेज करते मार्केट वैल्यू घट गया था। तो मैंने क्या किया, फिर इसमें हमने इसमें क्रेडिटेड टू पीनल जाएगा, ना कि मेरे कॉस्ट से कम हो। अगर कॉस्ट से कम होता तो क्या होता सर, कॉस्ट से कम होता तो मैं यहां पर बाई राइट सेल करके 10,000 जो भी मेरे उससे पैसा है वो यहां से करता, ठीक है। अभी मैंने इसको प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया, करेक्ट, करेक्ट सर, ठीक है। तो हमने ये देख लिया, ये देख लिया एंड ये देख लिया, एंड ये हमने राइट इशू का देख लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन में। अब डिविडेंड सर, डिविडेंड्स के लिए कुछ बोल रहा है, डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31/3/X1, 31/3/X1 का डिविडेंड। अभी बात क्या हो रही थी, 1/4/X1 से शुरू हुआ था, ठीक है। तो अगर मैं इसका टाइमलाइन बनाऊं तो टाइमलाइन में समझ आता है सर कि हमारी 1/4 से बात शुरू हो रही है, यहाँ 25,000 शेयर थे उसके पास, यहाँ उसने कुछ शेयर लिया है, 5,000 शेयर लिया है, ठीक है। एंड यहाँ पर सर बोनस मिला है और यहाँ पर सर राइट्स मिला है, ठीक है। तो डिविडेंड इस साल का रेट ऑफ 20% वेर डिक्लेयर्ड बाय एक्स लिमिटेड, रिसीव्ड बाय सुंदर ऑन 31/10, डिविडेंड वेर एक्वायर्ड बाय हिम ऑन, डिविडेंड फॉर शेयर्स एक्वायर्ड बाय हिम ऑन 26, जो यहां पर डिविडेंड एक्वायर हुआ 26 में, 20 जून को हुआ ना, 20 जून में, ये आर टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ परचेज। इसका मीनिंग क्या है सर, एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ परचेज, मतलब हमें डिविडेंड को इनकम नहीं मानना है, हमें कॉस्ट से कम करना है। अगर जो पुराना वाला था इसका डिविडेंड तो इनकम में जाएगा, बट इसका डिविडेंड कॉस्ट से कम होगा। तो इसी की सर हम एक टाइमलाइन बना देते हैं यहां पर, और डिविडेंड देखते हैं सर कि देखो हमारा यहां पर कहानी शुरू हुई थी, डिविडेंड इस टाइम की डिविडेंड मिल रही है 20% रेट पे। तो सर 1/4/X1 पे तो शेयर्स में ऑलरेडी थे, मतलब पुराने टाइम से ही मेरे पास आ रहे थे। तो इस पे जो 25,000 से, इसमें 25,000 शेयर्स थे, तो 25,000 शेयर्स नॉमिनल वैल्यू क्या दिया हुआ था, नॉमिनल वैल्यू 10 दिया हुआ था। तो परचेज प्राइस पे भी नहीं, कॉस्ट प्राइस पे भी नहीं, मार्केट वैल्यू पे भी नहीं, नॉमिनल वैल्यू पे हम निकालते हैं डिविडेंड 10 इंटू 20%। तो 50,000 का जो डिविडेंड है सर, ये तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, क्योंकि ये सर मेरा एक्वायर करने के पहले का डिविडेंड है, बिकॉज मेरे पास तो था ना 25,000 पहले से रखा हुआ था, 2 साल 3 साल से होगा, तो मेरे एक्वायर करने के बाद का है, ठीक है। तो मेरे एक्वायर करने के बाद का है, तो ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ठीक है सर। 20/6 में तो मैंने ये जो सर 5,000 के अभी लिए ही थे, पर डिविडेंड तो इस पीरियड का है, तो इस केस में सर मेरा 5,000 का 10 का 20%,
10 नॉमिनल वैल्यू, 20% डिविडेंड रेट, 10,000 रुपए जो है ये रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट, ये क्वेश्चन ने बोला है। क्वेश्चन नहीं भी बोलता तो आप एक एजम्पशन नोट डालते एग्जाम में कि वी आर एज्यूमिंग दैट 5000 शेयर्स एक्वायर्ड ऑन 26x1 आर एक्वायर्ड आफ्टर द पीरियड फॉर विच डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, हेंस दीज आर प्री एक्विजिशन डिविडेंड, प्री एक्विजिशन डिविडेंड हेंस रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट। तो आप रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट वैसे भी करते। और बोनस और राइट शेयर्स पे सर कोई डिविडेंड नहीं है, क्वेश्चन ने बोला, क्वेश्चन ने, आपने एज्यूम नहीं किया, क्वेश्चन ने बोला। अगर क्वेश्चन ना बोलता तो आप मानते कि डिविडेंड इसका भी मिलेगा, बिकॉज वो डिविडेंड उस टाइम पे मिल रहा है। ठीक है, आप एक नोट लिखते हैं इसमें कि सर इस पे भी हमें, मैं मान रहा हूं कि मेरे पास डिविडेंड मिलेगा। वो मोस्टली नहीं मिलता है, बट आप एजम्पशन एक लिख सकते हो। सर क्रेडिटेड टू पीएनएल तो सर मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ठीक है, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां पर बनाऊंगा तो मेरा, अच्छा तो दो चीज, जो राइट ऑफ सेल ऑफ राइट गया 10,000 सर, ये भी मैंने प्रॉफिट लॉस में डाला, क्योंकि क्वेश्चन ने मेरे को दोनों बनाने बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाने बोला है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बोला है। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में यहाँ पे बना रहा हूँ। जो मैंने रैप राइट बेचा, ये सर मेरा प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट हुआ, तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में सेल ऑफ राइट्स करके यहाँ पर दिखाया 10,000। ठीक है, अभी डिविडेंड आया सर 50,000, ये भी मैंने सर यहाँ पर दिखाया। ठीक है, और सर तो 10,000 गया, वो 10,000 डिविडेंड सर यहाँ पर गया मेरा अमाउंट में, क्योंकि ये मेरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट है ना, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में से नंबर ऑफ शेयर्स और अमाउंट ऐसे जाता है, तो अमाउंट से मैंने 10,000 से कम कर दिया, मेरा कॉस्ट अब कम हो जाएगा। अभी मेरे को जब भी कॉस्ट निकालना होगा, कॉस्ट ऑफ शेयर्स, तो मैं ये सारे कॉस्ट को लूंगा और इसको कम करूंगा मैं। ठीक है, मैं ऐसे लूंगा कॉस्ट को कि कॉस्ट मेरा कम हुआ है। डन है, डन। नाउ सर नेक्स्ट डिविडेंड एक्वायर्ड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ परचेज, ये हो गया सर। ऑन 15/11/X1, 15/11/X1 में क्या हुआ, सुंदर सोल्ड 25,000 इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। ठीक है, एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर, उसने प्रीमियम में बेचा, मतलब सर नॉमिनल वैल्यू 10 था प्लस 5, 15 रुपए पर शेयर में बेचा, 15 रुपए पर शेयर में बेचा सर उसने। ठीक है, अब इसको बेचा है सर, अब हमें जब ये सेल की एंट्री करनी है तो हमें सेल में पहले सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हम सेल प्राइस निकालेंगे, फिर उसमें से कॉस्ट निकालेंगे। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दिस टू, और सर फॉर योर एक्सरसाइज एज्यूम दैट बुक्स आर क्लोज ऑन 31/12/X1। ठीक है, 31/12/X1 में हम क्लोज कर देंगे बुक्स को, एंड शेयर्स आर वैल्यूड एट एवरेज कॉस्ट, मतलब ये सेल हुआ, सेल होते ही 31/12/X1 में आप बुक्स को क्लोज कर दो, और एवरेज कॉस्ट में शेयर्स को वैल्यू करना है। इसका सर इन AS13 दो मेथड अलाउ करता है सर। AS13 यूजुअली अलाउ करता है वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, बट इन केस ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स वगैरह जो होते हैं उसमें फीफो मेथड भी फॉलो किया जाता है। तो हम देखते हैं सर दोनों ही केस में कैसा होगा। अभी क्वेश्चन ने बोला वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करके कॉस्ट निकालना, बिकॉज सर ये मेथड की जरूरत क्यों पड़ती है, जरूरत इसलिए पड़ती है बिकॉज 25,000 शेयर्स थे। अब मेरे पास एज ऑन डेट कितने शेयर्स है, मेरे पास तो एज ऑन डेट 25,000 शेयर्स है, 5,000, 30,000, 35,000, 40,000, 40,000 शेयर्स है, अलग अलग प्राइस में एक्वायर हुआ, कोई 15 रुपए में, कोई 16 रुपए में, कोई फ्री में, कोई 15 रुपए में, तो अलग अलग प्राइस पे एक्वायर हुए। तो जब मैं बेच रहा हूं तो मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए ना, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड कैसे निकालेंगे, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड निकालने के लिए हमें ये इसका कॉस्ट निकालना पड़ता है। इस कॉस्ट में हम इस कॉस्ट रिकवरी को भी कम करते हैं। अब देखते हैं सर कैसे निकालेंगे हम। तो डिविडेंड हो गया सर। अब प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल निकालना है वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड से, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड से। सबसे पहले कॉस्ट पर सेल निकालेंगे। वेटेड एवरेज मेथड में क्या हो रहेगा, 3,75,000 मेरा एक कॉस्ट है ना, 3,75,000 मेरा एक कॉस्ट है, 80,000 एक कॉस्ट है, 0 रुपये भी जीरो कॉस्ट है, 1,50,000 एक कॉस्ट है, और 10,000 कॉस्ट माइनस है, 10,000 कॉस्ट माइनस है। तो हमने क्या किया था, हमने पूरा कॉस्ट को ऐड किया, 3,75,000, 80, 1.5 लाख, और माइनस किया इसको, कॉस्ट माइनस किया। ठीक है सर, अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं मेरे पास, 25,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000, तो 25, 5, 30, 35, 40, तो 40,000 शेयर्स है मेरे पास। तो मैंने सर डिवाइड कर दिया, 25 प्लस 5, 30, 35, 40, 40 शेयर से डिवाइड किया, तो सर मेरा 13.22 पर शेयर का कॉस्ट निकला है, पर शेयर। हमने बेचा कितना है सर, हमने बेचा है 25,000, तो मैं यहाँ पर सर इंटू 25,000 करके भी दिखा सकता हूँ, मैं इंटू 25,000 करके भी यहाँ पर टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड निकाल सकता हूँ। ठीक है, मैं वो भी निकाल सकता हूँ यहाँ पर कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड ये पूरा कितना आया, तो मेरा एक कॉस्ट यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, वो मेथड कैलकुलेशन का अलग है। यहाँ पर आपका डेसिमल है तो डेसिमल का सर एरर थोड़ा हो सकता है, 25,000 सीधा करोगे तो एरर थोड़ा कम आएगा। ठीक है, ये सर कॉस्ट पर शेयर आ गया। सेकंड क्या आएगा, सेकंड आएगा सेल प्राइस पर शेयर, नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम, 10 रुपया प्लस 5 रुपया, 15 रुपये में बेचा सर हमने शेयर। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितना बेचा, 25,000 हमने बेचा, तो
टोटल प्रॉफिट कितना आया 25,000 इंटू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 44,500। आपके बुक्स में इसका 44,444 आया बिकॉज ऑफ द राउंडिंग एरर। आप अगर यहाँ पर 25,000 कर दोगे तो सेल प्राइस माइनस परचेस कॉस्ट करने पे इतना ही आएगा। अभी हमने ऐसे किया तो 44,500 का आया। इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? जर्नल एंट्री सर हम प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे सर, इसको जो प्रॉफिट हुआ है सर। अब इसकी एंट्री ऊपर देख लेते हैं सर। बाय प्रॉफिट ऑन सेल हमारा 44,500 हुआ, प्रॉफिट तो इतना आया, ठीक है। नेक्स्ट सर यहां पर हमने क्या किया, हमने बैंक जो हमने शेयर्स बेचा, हमने 25,000 शेयर्स को 15 रुपए में बेचा, तो 25,000 इंटू 15 3,75,000। ये है मेन कि हमने शेयर्स को जो बेचा, हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो गया, 25,000 कम हो गया, इतना हमें पैसा आ गया, इन्वेस्टमेंट कम हो गया। और इसमें सर इतना का प्रॉफिट आया, तो प्रॉफिट सर इस साइड में लिखते हैं 44,500। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस में बाई इन्वेस्टमेंट आ गया, बाई टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स। फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स को हमने पीएनएल में गए, तो बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बाई टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर सर 44,500 का हमारा प्रॉफिट आ गया। अब सारे ट्रांजेक्शन खत्म है सर, हमने सेल का भी ट्रांजेक्शन कर दिया है। अब सर हम क्या करेंगे, हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, बैलेंस शीट अकाउंट है सर, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है जो कि बैलेंस शीट अकाउंट है, तो हमें इसको क्लोज करना होगा सर। तो क्लोज करने के लिए हमने 31/3 में बाई बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोज कैसे करते हैं सर, बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं सर। ये है बैलेंसिंग फिगर, ये भी सर बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, ठीक है। ये जो वैल्यू आएगा इसी वैल्यू को सर इन्वेस्टमेंट के अंदर हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। सर ये हमारा 25,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000, 25, 30, 35, 45 माइनस 25 आपका 20,000 का शेयर्स आ गया। एंड ये सर अमाउंट को जब मैंने लेस किया तो ये बैलेंसिंग फिगर 2,64,500 आ गया, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस को भी सर मैंने क्लोज कर दिया, तो इतना मेरा नेट में प्रॉफिट आया ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो ये यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर बन गया, डन है, डन सर। इसमें एक सर एक मसाला, एक एक्स्ट्रा टॉपिक्स एक सेवा भाव से सर हम डाल रहे हैं, सेल्स यूजिंग फीफो मेथड। अगर फीफो मेथड से सेल होता बोला है, फीफो मेथड से, तो क्या होता सर, सबसे पहले कौन आया सर, तो क्या बोलेगा, सबसे पहले ये बोले सर, सबसे पहले तो मैं आया, 25,000 सबसे पहले आया, अब बिका कितना, 25,000 ही बिका है, तो मैं क्या मानूंगा, सबसे पहले जो आया वो सबसे पहले गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे पहले कौन आया, तो सबसे पहले 25,000 आया सर, 25,000 आया, यही भी 25,000 बिकेगा। तो ये कितने में बिकेगा सर, ये 15,000 में ही बिकेगा, 15 रुपए में 375 में बिकेगा। तो कॉस्ट भी 15 था, बेचा ही 15 में, प्रॉफिट होगा 0, प्रॉफिट फिर होगा 0 सर, ठीक है। तो यही ध्यान रखना सर, एग्जाम में अगर आता है तो ओपनिंग बैलेंस 15 से बिका है, इसमें से 25,000 सेल हुआ, कॉस्ट भी 15 था, सेल भी 15 था, प्रॉफिट 0 होगा, प्रॉफिट लॉस में कोई एंट्री नहीं जाएगी सेल ऑन इन्वेस्टमेंट में। वेटेड एवरेज थी, क्योंकि हमारे पास बोनस और राइट इश्यू थे, इसलिए कॉस्ट हमारी कम हो गई थी, तो कॉस्ट कम हुई थी, तो इसलिए हमारा प्रॉफिट आ गया था, डन, राइट, करेक्ट, इन्वेस्टमेंट रिड्यूस एंड हमने प्रॉफिट अपने यहाँ पे डाल दिया। तो इस तरह हमारा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कवर हो गया कि हम कॉस्ट को कैसे कैसे करते, डिविडेंड कैसे करते, राइट को कैसे करते, राइट को बेचते हैं तो क्या करते, राइट को बेचते हैं तो उसकी कॉस्ट को कम करते हैं। डिविडेंड अगर होता है मेरा, तो डिविडेंड से भी हमारा प्री एक्विजिशन डिविडेंड कॉस्ट को कम होता है। राइट अगर मेरा कोई मार्केट वैल्यू कम नहीं हुआ बोला है, तो मैं राइट शेयर्स को पीएनएल में जाता हूँ। तो इतना ही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, फीफो मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, बोनस, डिविडेंड, ये सब राइट्स, आपकी इन सब चीजों से आपकी एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट इक्विटी सेट्स की पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, डन है। इसमें छोटा सा एक सेल और डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट वाली क्वेश्चन जो है, सेल वैल्यू जो होती है, डिस्पोजल प्रोसीड्स माइनस सेलिंग एक्सपेंस होती है। अगर ब्रोकरेज दिया रहता एक क्वेश्चन में कि सर सेल में 15 रुपए में सेल हुआ है और ब्रोकरेज हुआ, तो ब्रोकरेज को सर लेस करते हैं हम, और प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है जो भी प्रॉफिट लॉस सेल हुआ है। ये इंपॉर्टेंट कि ब्रोकरेज को लेस करते हैं, बिकॉज सर एनआरवी सेलिंग एक्सपेंस को तो कम करते हैं डिस्पोजल प्रोसीड से हमेशा, तो ये रहती। यूजुअली वेटेड एवरेज कॉस्ट इज टेकन एट टाइम ऑफ सेल, बट समटाइम्स इवन फीफो इज कंसीडर, क्वेश्चन विल टेल। तो वेटेड एवरेज मेथड पे ही करते हैं सर, हमने देखा पूरा कॉस्ट को लेस करके, वरना कभी कभी फीफो में भी सर हमें करना पड़ सकता है। फीफो में करेंगे तो कैसे करेंगे हमने बता दिया, ठीक है, ये हो गया सर। अब सर एक्विजिशन जब होती है इन्वेस्टमेंट का, सर हमने कॉस्ट देख लिया, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट देख रहे थे कैसे कैसे होता है। एक तो सर आउटराइट परचेज, कि हमने इक्विटी शेयर को डायरेक्टली परचेज कर लिया, ठीक है। और सर राइट शेयर्स मिल गया सर, हमें राइट मिल गया, तो सर राइट मिल गया तो वैसे भी एक्वायर होती है। एक होती है सर बार्टर के थ्रू, हमने
AS10 में भी देखा था कि बार्टर के थ्रू परचेज होती है, बार्टर के थ्रू भी एक्विजिशन होता है, था ना, कमर्शियल सब्सटेंस है, कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, तो वही वाली चीज है सर। और वहां भी था कमर्शियल सब्सटेंस अगर नहीं है फिर तो अलग ही बात है कि WDV ऑफ द कैरिंग अमाउंट जो भी था उस पे, जो एसेट गया उस पे कर लो। और सर कमर्शियल सब्सटेंस है तो हम बोलते थे फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव विच इज मोर रिलायबल। तो इसमें सर एक्सचेंज पे दो केस बनाते हैं कि जो हमने एक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट है, हमने क्या दिया, क्या हमने इक्विटी शेयर्स दिया या हमने कुछ और दिया। अगर हमने इक्विटी शेयर्स दिया तब तो रिकॉर्ड कर लो फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स गिवन अप, जो हमने दिया है इक्विटी शेयर्स, बिकॉज इक्विटी शेयर का फेयर वैल्यू हमेशा ज्यादा रिलायबल होता है, तो इक्विटी शेयर्स का फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लो अगर हमने बार्टर पे वो दिया है। नहीं सर हमने कुछ और दिया है तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप और फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड विच इज मोर एविडेंट, जो ज्यादा एविडेंटली दिख रहा है वो उस पर एक्वायर, उस पर हम सर मेजर कर लेंगे। ठीक है, डन। उसका डिस्पोजल हमने देख लिया सर, ये सारे वो इलस्ट्रेशन लिखे हुए जो डिस्पोजल से रिलेटेड है। 6 7 9 9 हमारा सबसे कॉम्प्रिहेंसिव है, हमने वही अभी सॉल्व किया। SBQ 10 SBQ 13, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन 10, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन 13। ठीक है, वैसे सर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे सर MCQ 1 4 5 इलेवन 8 एंड सिनेरियो 9। तो हमने सर कॉस्ट और सेल को एक साथ देख लिया। तो अगर आप एक क्वेश्चन बोलोगे जो एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है तो ये 9 नंबर ही क्वेश्चन है, जहां पर कॉस्ट की बात सारी आ गई और जहां पर हमें सेल की बात भी आ गई और वेटेड एवरेज और फीफो दोनों पे हमने डिस्कस कर लिया, तो हमारा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो गया। तो सर ये हमारा इक्विटी शेयर्स पूरा कवर हो गया, जो हमारा इक्विटी शेयर्स का पार्ट है। अब सर आता है बॉन्ड्स डिबेंचर्स। ये सर ज्यादा इजी है, बॉन्ड डिबेंचर ज्यादा इजी पार्ट है। क्यों सर? बॉन्ड डिबेंचर में क्या होता है कि हमारा फिक्स्ड रेट है, हमारा फिक्स्ड रेट है कि हमें जो बॉन्ड है या जो डिबेंचर है हमें फिक्स्ड इतना इंटरेस्ट मिलेगा, इस टाइम पे मिलेगा। ठीक है, तो बॉन्ड डिबेंचर एनी इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज गिव अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट कि हमें इतना ही पैसा मिलना है हर दिन, हर दिन तो नहीं सर बट हर एक ड्यू डेट पे मिलना है। ठीक है, डिविडेंड पे के साथ नॉट फिक्स था बट इंटरेस्ट 100% फिक्स्ड है सर, 110% पता है कि सर इस दिन इतना मिलेगा। तो सर AS9 क्या बोलता है? हमने बोला AS9 बोलता है रेवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन अ टाइम प्रोपोर्शन बेसिस। जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे रिकॉर्ड करो। तो मेरा अकाउंटेंट ये पूछता है जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे इंटरेस्ट बुक करो, तो इसका मतलब अकाउंटेंट पूछता है सर मैं हर दिन बुक कर लूं क्या? मैं हर दिन बुक कर लूं इंटरेस्ट, बिकॉज टाइम तो बीत रहा है, एक दिन बीतना भी एक दिन बीतना है, तो मैं हर दिन बुक कर लूं? मैंने हाँ बोले तो बोलता था हर घंटे बुक कर लूं। तो ये सब चीजों को ना रहे तो हमने प्रैक्टिकली बोला देखो भाई वैसे तो आप कर सकते हो, ठीक है, वैसे तो आप ओके सॉरी, वैसे तो AS9 में नियम के हिसाब से आप कर सकते हो, कोई रोकेगा नहीं आपको, आपको रोकेगा नहीं, आप हर दिन कर सकते हो। बट क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या प्रैक्टिकल है? बोले मेरे पास कोई काम नहीं है क्या मैं हर दिन इंटरेस्ट बुक करूं क्या? हर दिन बैठ के एक दिन का इंटरेस्ट, फिर हर दिन बैठ के एक दिन का इंटरेस्ट, मेरा एक्रू तो हो जाता है हर दिन बट मैं बुक नहीं करता बिकॉज इट इज नॉट प्रैक्टिकल। तो हमने हमने बोला कि सर कुछ कुछ इवेंट्स होंगी, कुछ कुछ स्पेशल इवेंट्स होंगी तो आप तभी इन्वेस्टमेंट को बुक करना। ठीक है, प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, हम बुक इंटरेस्ट करते हैं ओनली व्हेन सब इवेंट ऑकर, जब कुछ कुछ इवेंट होंगी तभी इंटरेस्ट को बुक करना। आप बुक कर सकते हो हर दिन, कोई रोकेगा नहीं, कोई ऑडिटर उंगली नहीं उठाएगा आपके ऊपर अगर आपने हर दिन इंटरेस्ट बुक किया, हर दिन एक एक दिन का इंटरेस्ट आप बुक कर रहे हो तो कोई उंगली नहीं उठा सकता। यू आर वर्किंग एज पर AS9 बट फॉर अ प्रैक्टिकल पर्पस, फ्रॉम अ कन्वीनियंट पर्पस हम बोलते हैं जब कुछ इवेंट होगी तभी बुक करना। कब कब इवेंट होगी सर? जब बुक्स की ओपनिंग या क्लोजिंग होगी तब करना। ठीक है सर, जब डिवेंचर परचेज करोगे, डिवेंचर मतलब कोई भी डिवेंचर बॉन्ड्स कुछ भी परचेज करोगे, बॉन्ड सिक्योरिटी कोई भी परचेज करोगे तब करना, जब भी उसको सेल करोगे तब करना। ठीक है, इंटरेस्ट एक्रूअल की बुकिंग तब करना, या जब भी ड्यू डेट होगी इंटरेस्ट आने की तब कर लेना ताकि आप चेक कर पाओ कि सही आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ये चार इवेंट हमने बोल दिए भाई, इस ओपनिंग क्लोजिंग परचेज सेल और ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट, ये इतना सा इसी वक्त पे आप लोग करना, हर दिन मत करना। AS9 ने बोल तो दिया टाइम प्रोपोर्शन बेसिस बट आप हर दिन मत करना। ठीक है, इंटरेस्ट सर हमेशा फिक्स्ड वैल्यू पे होगी, फिक्स्ड परसेंटेज पे होगी, नॉमिनल वैल्यू, पार वैल्यू, फेस वैल्यू। तो सर नॉमिनल वैल्यू, पार वैल्यू, फेस वैल्यू जो भी बॉन्ड्स का रहेगा उस पे होगा। इंटरेस्ट इज पेड टू द पर्सन होल्डिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑन ड्यू डेट। जैसे डिविडेंड होता था कि जिसके पास शेयर्स है रिकॉर्ड डेट के दिन, उस दिन उसको सारे डिविडेंड मिलते थे, उसी को बोनस मिलता था, उसी को राइट मिलता है। जिस दिन अनाउंस हुआ उसके बाद जो पेपर है उस दिन उस आदमी को ही मैं सब कुछ दूंगा। ठीक है, तो उस दिन उसको इंटरेस्ट पूरा पूरा मिलेगा।
तो सर पूरे साल का मिलेगा, पूरे साल का मिल सकता है, या हर 6 महीने में देता है अगर तो 6 महीने का मिलेगा। तो जो भी इंटरेस्ट ड्यू हुआ है वो इंटरेस्ट उस आदमी को पूरा मिल जाएगा उस दिन। प्राइस ऑफ डिवेंचर एक्स इंटरेस्ट हो सकता है या कम इंटरेस्ट हो सकता है। इसमें हमने क्या बोला था सर, क्लीन प्राइस या डर्टी प्राइस, बोला था हमने क्लीन प्राइस और डर्टी प्राइस। ठीक है, दाग अच्छे है, अभी आएगा वो कहानी आएगा। तो एक्स इंटरेस्ट है कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट मतलब वो कम क्लीन प्राइस है, डर्टी प्राइस मतलब कम इंटरेस्ट प्राइस है। ठीक है, अब इसको देखेंगे क्या करना है। डिवेंचर्स आर ऑलवेज रिकॉर्डेड इन क्लीन प्राइस, हमेशा हमें क्लीन शुद्ध प्राइस पे ही रिकॉर्ड करना है डिवेंचर्स को। देखो जब भी मैं डिवेंचर बोल रहा हूँ, डिवेंचर बॉन्ड्स फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट सारा आ गया, ठीक है ना, मैं लिख रहा हूँ डिवेंचर्स, बट क्लीन प्राइस में हमेशा रिकॉर्ड होगा। ठीक है, प्रॉफिट और सेल और डिवेंचर ऑलवेज रिकॉर्डेड क्लीन प्राइस, सेल भी क्लीन प्राइस में होना चाहिए और परचेज भी क्लीन प्राइस में होना चाहिए। ठीक है, डर्टी प्राइस पे नहीं चलेगा। क्लीन प्राइस मतलब क्या सर, एक्स इंटरेस्ट प्राइस। अभी आते हैं क्या चीज है। क्लोजिंग एक्रूड इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड और नॉमिनल वैल्यू, इस पर इंटरेस्ट हमें पता है कि इंटरेस्ट जब भी कैलकुलेशन होगा तो नॉमिनल वैल्यू पे ही कैलकुलेट होगा। ठीक है, हमें क्लोजिंग इंटरेस्ट, अगर हम क्लोज करते वक्त इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे तो जो मेरा नॉमिनल वैल्यू का बैलेंस फिगर है उसी के बेस पे करेंगे। ठीक है, और सेल और प्रॉफिट और सेल ऑन डिवेंचर अगर होगा तो सेल प्रोसीड्स माइनस कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स विच इज सेल प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस, ऑब्वियसली सर सेल प्राइस में सेलिंग एक्सपेंस होगा, माइनस वेटेड कॉस्ट ऑफ डिवेंचर ऑन फीफो कॉस्ट, जो भी क्वेश्चन में बोला हो, यूजुअली वेटेड कॉस्ट ही बोलता है तो वेटेड कॉस्ट तो ले लेंगे। ठीक है, कॉस्ट सर आउटराइट परचेज कॉस्ट, ब्रोकरेज, ड्यूटीज, टैक्सेस। ठीक है, तो कॉस्ट में सर हमारा जो हमने ऊपर लिखा था कॉस्ट क्या आता है, जैसे हम एसेट में करते आए हैं, जैसे इंटेंजिबल्स में करते आए सर, हमारा जो भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होता है ना, एक्विजिशन चार्जेस, ब्रोकरेज फीस, स्टैंप ड्यूटी, ये ड्यूटी, जितनी भी ड्यूटी जो भी हमारी डायरेक्टली कॉस्ट लगते हैं, ड्यूटीज, टैक्सेस, कॉस्ट, वो सारा कॉस्ट मेरा कॉस्ट का पार्ट आता है। ठीक है, तो डिवेंचर्स को लेकर कुछ नियम है, डिवेंचर्स और बॉन्ड्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने को लेकर एक नियम है। इस अगर आप रूल 0, रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4, अगर आप इसको, ये जो पेपर है ना, ये जो पेपर है, अगर आप इसको समझ लिए ना, आप जिंदगी में कभी डिवेंचर्स का क्वेश्चन गलत नहीं करोगे एग्जाम में, ये गारंटी है। अगर आपने ये एक पेज को समझ लिया, सिर्फ इतना ही है डिवेंचर्स में समझने के लिए। सबसे पहले रूल नंबर 0 सर रूल नंबर 1 से पहले रूल 0, हाँ सबसे पहला रूल 0, ये रूल्स के पहले का रूल है। रूल्स क्या है सर, ऑलवेज मेक अ टाइमलाइन विद इंपॉर्टेंट डेट, सबसे पहला काम है सर टाइमलाइन बनाना, ये रूल नंबर 0 है सर, टाइमलाइन बिना बनाए तो हम काम ही नहीं करेंगे। ठीक है, रूल्स ऑफ डिवेंचर्स बॉन्ड्स क्या है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनेगा। रूल नंबर 1, इंटरेस्ट कैलकुलेशन विल ऑलवेज बी ऑन नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, पार वैल्यू। सिंपल सा रूल है कि इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन होगी हमेशा सर नॉमिनल वैल्यू, या तो नॉमिनल वैल्यू में, या तो पार वैल्यू में, या फ्यूचर वैल्यू, या तो फेस वैल्यू, तीनों का मीनिंग एक ही है। आपको नाम अलग अलग दिया होगा बट आपका मीनिंग एक ही है इसका। ठीक है, डन। एक्रूअल, रूल नंबर 2, एक्रूअल इंटरेस्ट बुकिंग विल बी डन ओनली ऑन फॉलोइंग डेट्स, नॉट एवरी डे। हमने बोला ना इंटरेस्ट की एक्रूड इंटरेस्ट की बुकिंग हर दिन कर सकते हो बट करेंगे नहीं हर दिन। किस किस डेट पे करेंगे, डेट ऑफ ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, जिस भी दिन ओपन या क्लोज हो रहा है उस दिन करेंगे, जिस दिन डेट ऑफ परचेज या सेल हो रहा है उस दिन एक्रूड इंटरेस्ट की बुक करेंगे कि भाई मेरी कितनी एक्रू हो गई। ठीक है, जिस भी डेट में हम इंटरेस्ट की अमाउंट एक्चुअली रिसीव होती है, जो ड्यू डेट्स है, ड्यू डेट्स के दिन करेंगे। तो ये प्रॉमिस है, ये 3 इवेंट पे ही हम करेंगे सर। ठीक है, ये 3 इवेंट पे ही हम करेंगे। डन है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ठीक है ना, तो 3 डेट्स पे ही हम कर रहे होंगे। तो ये आप लोगों को याद रखना सर कि एक्रूअल इंटरेस्ट बुकिंग इस 3 टाइम पे करेंगे, ओपनिंग, क्लोजिंग, सेल, परचेज, और जिस भी दिन ड्यू डेट्स है। ठीक है, रूल नंबर 3 क्या है सर, कि दाग अच्छे नहीं है, दाग अच्छे नहीं है तो हमें सर साफ सुथरा प्राइस चाहिए। हमें सर इन्वेस्टमेंट शैल बी रिकॉर्डेड एट क्लीन प्राइस, दैट इज शुद्ध प्राइस, दैट इज एक्स इंटरेस्ट प्राइस। हमें एक्स इंटरेस्ट प्राइस में इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करना है। दाग अच्छे नहीं है, होंगे दाग अच्छे बट सर हमारे लिए अभी दाग अच्छे नहीं है सर, दाग अच्छे नहीं है। तो कम इंटरेस्ट प्राइस मतलब होता है डर्टी प्राइस, अशुद्ध प्राइस। इसमें से सर अशुद्धता को हटाओ, डर्ट को हटाओ। डर्ट मतलब क्या सर, एक्रूड इंटरेस्ट, वो जो पेपर में सर जो कम इंटरेस्ट प्राइस अगर है उस पे से डर्ट को हटाओ, एक्रूड इंटरेस्ट को हटाओ, तो बन जाएगा सर एक्स इंटरेस्ट प्राइस, शुद्ध प्राइस बन जाएगा सर, क्लीन प्राइस बन जाएगा। हमने देखा था सर, दाग को हटाने के बाद ही सर हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे हमेशा। दूसरा सर, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट मस्ट बी ऑलवेज हैपन एट एक्स इंटरेस्ट प्राइस बेसिस, एक्स इंटरेस्ट प्राइस में ही प्रॉफिट लॉस होना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ सर एक फॉर्मेट आता है, ये फॉर्मेट ही सर पूरा
खेल जंग जीतने का आपका अस्त्र यही है सर, ये फॉर्मेट, ये पूरा जंग आपको जिताएगा सर। क्या है सर, नॉर्मल है, जैसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट उसका था वैसे इसका है सर। ये डेबिट साइड, यहाँ पर डेबिट साइड है, यहाँ पर क्रेडिट साइड, यहाँ पर सारे परचेज आते रहेंगे सर, यहाँ पर सारे सेल्स आते रहेंगे सर। लेजर ही है सर ये, पर ये सर ऐसा लेजर है, दो लेजर मिला हुआ सर इसमें। कैसे सर, डेट और पर्टिकुलर्स, ये तो समझ आ गया। एक है नॉमिनल वैल्यू, ये सिर्फ जैसे नंबर ऑफ शेयर्स था ना, नंबर ऑफ शेयर्स था तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर इनटू फेस वैल्यू कर दिया, ठीक है, नंबर ऑफ डिबेंचर इनटू फेस वैल्यू कर दिया, बिकॉज नॉमिनल वैल्यू पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, ठीक है। ये इंटरेस्ट क्या है, ये इंटरेस्ट इनकम वाला नहीं है, ये इंटरेस्ट एक्रूड इंटरेस्ट का अकाउंट है, कि सर इंटरेस्ट एक्रूड जो भी होती है वो उसका अमाउंट यहां पर जाएगा, और जो ये है अमाउंट, ये सब मेरा एक्स इंटरेस्ट अमाउंट है जो कि मेरा परचेज अमाउंट रहेगा, ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। तो शेयर्स वाला फॉर्मेट कैसा था, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू अमाउंट, सिर्फ ये दो चीज था, बट इसमें एक तीसरी चीज आती है जो इंटरेस्ट है, बिकॉज यहाँ पे इंटरेस्ट फिक्स्ड है, वहां डिविडेंड फिक्स नहीं था, इसलिए मैं प्रॉफिट लॉस में डिविडेंड दिखाता था, वहां पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डिविडेंड नहीं दिखाता था, बिकॉज डिविडेंड फिक्स नहीं है, तो वहां पर डिविडेंड नहीं होगा, बट यहाँ पर इंटरेस्ट होता, बिकॉज यहाँ पे हर एक ट्रांजैक्शन में जब भी ओपनिंग क्लोजिंग है, परचेज सेल्स है, ड्यू डेट्स है, हम सर इंटरेस्ट को डालेंगे डालेंगे, तो सर यहाँ पर इंटरेस्ट अकाउंट इसलिए आता है, ठीक है, वहां डिविडेंड नहीं आता था। डन। और ये आपके आईसीआई के फॉर्मेट के हिसाब से, एकदम आईसीआई का फॉर्मेट भी यही कहता है कि आपको हिसाब से करना है। भैया का एक एग्जाम टिप्स है सर, प्रणव भैया क्या एग्जाम टिप देते हैं, डोंट फॉरगेट टू बैलेंस द इन्वेस्टमेंट अकाउंट एट लास्ट। सबको पता है कि सब सारे ट्रांजेक्शन कर देते, लास्ट में बैलेंसिंग करना ही भूल जाते हैं, तो ये कभी नहीं भूलना सर। ये नहीं कि सारे ट्रांजेक्शन हो गए तो हो गए, हमेशा बुक्स जब भी प्रिपेयर करोगे तो लेजर को क्लोज करना तो हमारा धर्म है, हम तो हमेशा से ही धर्म पालन करते हैं, लेजर बनाते हो लेजर क्लोज करते हैं। जस्ट चेक किसका पलड़ा भारी है, बैलेंस करना मतलब क्या हुआ सर, कुछ नहीं करना, किसका पलड़ा भारी है, यहां पर सर वेट ज्यादा है तो यहां पर वेट डाल दो, यहां पर वेट जाता, यहां पर वेट, जिसका पलड़ा भारी है, डेबिट साइड किसका पलड़ा भारी है, ठीक है, राइट द बैलेंसिंग फिगर, यही होता है बैलेंसिंग करना, ठीक है। क्लोजिंग एक्रूड इंटरेस्ट टू बी कैलकुलेटेड ऑन क्लोजिंग नॉमिनल वैल्यू, ये सर तीन टिप्स दिए इसमें भैया के, तीन टिप्स है, ध्यान रखना। पहला टिप्स तो है कि बैलेंस करना मत भूलना, बैलेंस हमें करना है। दूसरा सर क्लोजिंग एक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना नॉमिनल वैल्यू पे, और तीसरा सर बैलेंसिंग फिगर ऑफ इंटरेस्ट कॉलम विल गो टू पीएनएल। जो इंटरेस्ट, जो एक्रूड इंटरेस्ट है ना, ये इसका बैलेंसिंग फिगर वो पीएनएल में जाएगा, ठीक है, और ये जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है ये तो इन्वेस्टमेंट में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है, ये पीएनएल में जाएगा। और जो क्लोजिंग एक एक्रूड इंटरेस्ट, तो क्लोजिंग के टाइम में बोला ना, क्लोजिंग के टाइम में निकालना है, क्लोजिंग के टाइम में निकालना है ना, तो वो निकाल लेगा जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट है उस पर, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ नॉमिनल वैल्यू है उसका, तो पलरा भारी में जो बैलेंसिंग निकलेगा उस वैल्यू पे हम एक्रूड इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। ठीक है सर, अब हम सर इसको करते हैं पहले एक क्वेश्चन सॉल्व, जिसका क्वेश्चन नंबर है SBQ नंबर 11, ठीक है ना। और कोई मे 27 एडिशन का बुक देख रहा है तो SBQ नंबर 14 है उसमें, बट अगर आप नॉर्मल देख रहे हो तो उसमें पुराने वाला एडिशन, अर्लियर वर्जन देख रहे हो, सितंबर या जनवरी वाले देख रहे हैं तो उसमें से नंबर 11 है, ठीक है, नंबर 11 है सर, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ये सब हमारा P01 NB02 पेज नंबर 64 में है, तो पेज नंबर 64 में आते हैं सर। ऐसे ढूंढने में इजी हो जाता है ना मैम कि हमने कौन सा क्वेश्चन कब से, 64 पेज नंबर देखो कितना बढ़िया सा किया हुआ सर। तो पहले सर इसमें देखो SBQ नंबर 11 है, ये अब मे 27 के लिए SBQ नंबर 14 है, 5.100 का पेज नंबर है, ठीक है, स्टडी मैट में। डन सर। अब सर 9% सेंट्रल बॉन्ड्स 9% पर एनम, अब सर बनाना है, सपोज कि एग्जाम में क्वेश्चन आया तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा उसको, मैं वैसे सॉल्व करता हूँ जैसे मैं सॉल्व करता इसको, ठीक है। ठीक है सर, अब सर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड, ठीक है, इज प्रेजेंटेड बाय मिस्टर जेड, स्टॉक ब्रोकर। एक तो स्टॉक ब्रोकर हो गया तो वैसे सर फीफो मेथड फॉलो होगा, स्टॉक ब्रोकर यूजुअली फीफो मेथड के लिए बोला हुआ है कि यूजुअली वहाँ पे एक स्टडी मैट में लिखा हुआ है कि स्टॉक ब्रोकर जहाँ पर रहता है यूजुअली वहाँ पे फीफो मेथड फॉलो होता है, हमें लिख भी दिया फीफो मेथड तो कि सेफ साइड में सही है। रिलेटिंग टू हिज होल्डिंग इन 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड, तो मैंने एक देख लिया सर, मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा कि यहाँ पर सर लिख दूंगा 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये लिख दिया सर 9% गवर्नमेंट बॉन्ड, 9% पर एनम का ब्याज आएगा, ये समझ आ गया मेरे को, ठीक है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस मेरे पास पहले से कुछ इन्वेस्टमेंट पड़े हुए थे, नॉमिनल वैल्यू इसका 1,20,000 है, कॉस्ट इतना है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच यूनिट 100 है, तो इससे को सर मैं जैसे कैसे लिखूंगा सर, अब बताओ सर डेट दिख रहा है कि डेट,
डेट नहीं दिख रहा ना तो ऊपर नीचे करके देख लो, कहीं ना कहीं डेट मिलेगा। देखो क्या लिखा है, मिस्टर एक्स क्लोजेज हिज बुक्स एवरी 31 दिसंबर, मतलब ओपनिंग कब का है, ओपनिंग है सर एक भी x1 x2 क्या है, x1 है सर, बिकॉज यहाँ पर x1 शुरू हुआ है तो ये x1 है। तो ये दिमाग एग्जाम में थोड़ा फटाफट चलाना है कि ओपनिंग में सर डेट नहीं दिया हुआ सर क्या करे। तो देखो नीचे क्लोजेस कब किया, क्लोजेस 31 दिसंबर है। तो सर मैंने यहाँ पर सबसे पहले ये बना दिया टाइमलाइन। रूल नंबर 1 तो हमें करना ही करना है भाई, उस पर कोई सेकंड गेस नहीं है, करना ही करना है। तो 31 एक सर यहाँ पे किया। सर यहाँ पे सर ये क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है बिकॉज ये लास्ट इंटरेस्ट ड्यू डेट था, लास्ट इंटरेस्ट ड्यू डेट था सर। यहाँ पे लिखा हुआ इंटरेस्ट ड्यू डेट 30 सितंबर 31 मार्च था, इसलिए लिखा है। इस पे आएंगे जब वो क्वेश्चन पढ़ेंगे तब इसको ऐसे खींच के बनाते हैं। अभी तो बना हुआ आपको दिख रहा है ना, जब मैंने स्टार्टिंग किया था मैंने ये नहीं बनाया था, मैंने इसको ऐसे नहीं बनाया था, है ना, मैंने नहीं बनाया था, मैंने बाद में इसको ऐसे खींच के बनाया, ठीक है ना, बाद में ऐसे खींचा और उसको बनाया, ठीक है डन। तो ओपनिंग बैलेंस से यहाँ से हमारा ओपनिंग स्टार्ट हुआ। तो यहाँ से 1200 है 100 के हिसाब से, समझ आ रहा है ना सर, 1,20,000 100 मतलब 1200 एट द रेट 100 है, और ये कॉस्ट दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया तो मैं क्या मानूंगा, एक्स इंटरेस्ट मानूंगा। सर ये क्लीन प्राइस है, कुछ नहीं बोला है ना, क्लीन प्राइस है। तो सर मैंने क्या माना, 1200 एट 100 है, 1200 एट 100 है, एक्स इन वैल्यू 1,18,000 है, एक्स इंटरेस्ट पर डिवेंचर, एक्स इंटरेस्ट कॉस्ट पर डिवेंचर अगर निकालना है इसको, जस्ट एक सेवा, तो 98.33 पर डिवेंचर कॉस्ट है, वरना सर हमें इतना दिया हुआ है कि नॉमिनल वैल्यू इतना 1200 एट 100 और एक्स इंटरेस्ट वैल्यू ये, ठीक है डन। परचेज उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद हमने 1/3 में परचेज किया 200 यूनिट 98, एक्स इंटरेस्ट है, बढ़िया सर, एक्स इंटरेस्ट प्राइस दे दिया, मतलब बहुत बढ़िया काम किया कि हमें साफ सुथरा प्राइस मिल गया 200/98, हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, ठीक है डन सर। दूसरा क्या किया सर, सोल्ड 500 एक्स इंटरेस्ट आउट ऑफ द होल्डिंग एट आउट ऑफ द ओरिजिनल होल्डिंग, इसमें बेचा सर, एक साथ को बेचा है, एक साथ को बेचा है 100 रुपए में बेचा है एक्स इंटरेस्ट, ये सर एक्स इंटरेस्ट है। हमें सेल में भी एक्स इंटरेस्ट चाहिए होता है और परचेज में भी एक्स इंटरेस्ट चाहिए होता है, ध्यान रखना। तो सर हमने एक साथ पे बेचा, बट सर एक साथ के पहले ये आ गया सर 31/3 आ गया, इसलिए टाइमलाइन जरूरी है, इसलिए टाइमलाइन जरूरी है कि सर यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू डेट आ गया, हमें घंटी बज गई सर, यहाँ पर देखो घंटी क्या बजी है, यहाँ लिखा हुआ है सर इंटरेस्ट ड्यू डेट 30 सितंबर 31 मार्च है, ठीक है, यही गलती ना हो इसलिए टाइमलाइन जरूरी है कि हम पहले ही सर टाइमलाइन बना ले कि यहाँ पर इंटरेस्ट ड्यू डेट आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है सर, बिकॉज इस दिन एक तो पेमेंट मिलेगा और दूसरा सर इस दिन मेरे को इंटरेस्ट की एक्रूअल बुकिंग भी करनी है, करेक्ट, तो इसलिए भी ये जरूरी है, करेक्ट सर। तो उस दिन सर इंटरेस्ट ड्यू डेट, ठीक है सर, इंटरेस्ट ड्यू डेट में हमें इंटरेस्ट ड्यू डेट मिल जाएगा। सेल करेंगे सर, उस दिन सेल क्या किया, एक साथ को हमने सेल किया सर 500 यूनिट 100 रुपए के हिसाब से 50,000 का सेल हुआ है, ठीक है, एक्स इंटरेस्ट सर, एक्स इंटरेस्ट ही है 50,000, तो अच्छा हो गया सर, हमें साफ सुथरा प्राइस मिल गया। दूसरा सर हमें क्या मिला, 1/10 को क्या हुआ सर, फिर परचेज किया हमने 100 एट कम इंटरेस्ट, ओहो सर कम इंटरेस्ट दे दिया, अब कोई बात नहीं सर, ये डर्टी प्राइस है सर, इससे इंटरेस्ट को हटाना पड़ेगा, इंटरेस्ट को लेस करना पड़ेगा सर, ठीक है, इंटरेस्ट को लेस करना पड़ेगा। तो हमने 1/10 को लिखा, हमने जैसे 1/10 को लिखा सर तो हमें क्या दिखता है कि 30/9 को एक इवेंट हुआ था, 30/9 को इवेंट हुआ, 30/9 क्या इवेंट हुआ था, इंटरेस्ट ड्यू डेट, इंटरेस्ट डेट का मतलब उस दिन नहाने का डेट है सर, नहाने का डेट है, नहाने का डेट है, उस दिन सारे डिवेंचर साफ सुथरे होते ही है, क्योंकि 2 दिन नहाते हैं, 2 दिन ड्यू डेट मतलब नहाने का डेट है, तो सर 2 दिन नहाते 30 सितंबर को और 31 दिसंबर मार्च को, तो उसने तो 30 सितंबर को नहाया ही था, नहाया ही था, तो बेसिकली जो वो कम इंटरेस्ट बोल रहा है तो ये गंदगी तो है, पर गंदा मतलब डर्टी प्राइस है ये, बट सर इसमें गंदगी है ही नहीं, क्योंकि सर अभी तो नहाया सर, वो 30/9 को तो नहा के आया था, साफ सुथरा है, इंटरेस्ट ड्यू डेट है, तो इंटरेस्ट ड्यू डेट पे सारे डिबेंचर्स क्लीन हो जाते हैं, 2 साल में 2 बार नहाते हैं, तो सर इंटरेस्ट 30/9 में सर वो क्लीन हो गई है, तो क्लीन हो गए सर मेरा मतलब 150 यूनिट जो परचेज हुआ, एक तो सर टाइमलाइन बनाने से समझ आ गया ना कि इंटरेस्ट ड्यू डेट इस दिन एक एंट्री होगी, और सर 1/10 को सर क्या होगी, परचेज की एंट्री होगी, 98 रुपए कम इंटरेस्ट दिया हुआ, बट इसे कंफ्यूज ही कर रहा है, बिकॉज सर इंटरेस्ट तो कुछ है ही नहीं, इंटरेस्ट तो अभी तो नहाया सर 30/9 को ही नहाया है वो, तो एक दिन में तो सर कुछ गंदा ही नहीं हुआ है, वो तो डर्टी जीरो है, तो मेरा क्लीन प्राइस ही मेरा एक्स प्राइस जो है, मेरा तो कम प्राइस है वही मेरा क्लीन प्राइस भी हो गया, कम और एक्स इसमें इक्वल हो गया, बहुत ही रेयर ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे तो कंफ्यूज ही होता है स्टूडेंट, तो इसलिए रेयर होता है ऐसा। अगर ये 1/10 की जगह 1/11 भी होता ना, मतलब बाद में अगर होता तो मैं 1 महीने का गंदगी आ चुका होता उसमें, बट अभी तो जस्ट नहाया था तो इसलिए गंदगी नहीं आया, तो परचेज हुआ सर। नेक्स्ट क्या हुआ है सर, उसके बाद एक एक को सर एक सॉरी
यहाँ पर 1/11 को सर फिर क्या हुआ, फिर सेल कर दिया 300 यूनिट एक्स इंटरेस्ट 99। 1/11 को सर फिर सेल किया 99 में एक्स इंटरेस्ट, तो इसमें सर हमें दया करके उसने एक्स इंटरेस्ट ही दे दिया सर 99 1/11। ठीक है, अब सेल हो गया। तो सर इस तरीके से टाइमलाइन बनाना है, यहाँ पर सर पूरी वो चीज लिखनी है, ओपनिंग बैलेंस, ड्यू डेट, सेल क्या हुआ है, और नीचे सर ये डेट लिखना है, और नीचे से लिखना है कि उसकी वैल्यू क्या थी एक्स इंटरेस्ट। अब बनाते हैं मिस्टर बुक्स की जेड की बुक्स बनाते हैं, मिस्टर जेड की बुक्स बनाते हैं। स्क्रिप्ट 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसमें सर कैसे करेंगे अब, डेबिट साइड को तो फॉर्मेट तो वही रहेगा सर, डेट पर्टिकुलर नॉमिनल वैल्यू इंटरेस्ट अमाउंट, डेट पर्टिकुलर नॉमिनल वैल्यू इंटरेस्ट अमाउंट। अब देखो कितना फटाफट क्वेश्चन होता है। एक एक में सर बैलेंस है हमारा 1,20,000, 1200/100 में 1,20,000 1200/100, और सर 1,18,000 यहाँ पर एक्स इंटरेस्ट प्राइस है, तो ये एक्स इंटरेस्ट अमाउंट होगा, एक्स इंटरेस्ट प्राइस दिया हुआ एज लिख दिया। इसके लिए सर वर्किंग नोट बनाया, एग्जाम में ऐसे ही करना, वर्किंग नोट 1 लिख के करना है। इसका रूल नंबर 2 पता है, रूल नंबर 2 क्या था, रूल नंबर 2 था सर, आपने बोला था कि एक्चुअल इंटरेस्ट, ओपनिंग, क्लोजिंग, सेल, परचेज और ड्यू डेट्स, इस टाइम पे सर हमें इंटरेस्ट बुकिंग करनी है, तो सर इस टाइम पे सर हमें ये करना पड़ेगा। ठीक है, 1 मिनट सर। हेलो हेलो हेलो, ओके परफेक्ट। ठीक है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट कॉल था, चलो कोई नहीं, ठीक है। सो ठीक है, तो सर रूल नंबर 2 के हिसाब से सर हमें एक्रूअल इंटरेस्ट की बुकिंग करनी है। वर्किंग नोट नंबर 1 हमने ऐसे ही बनाना है एग्जाम में, ठीक है, वर्किंग नोट बनाया, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है, इंटरेस्ट एक्रूड ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस में सर इंटरेस्ट एक्रू हुआ, इंटरेस्ट एक्रूड ओपनिंग बैलेंस, कितना इंटरेस्ट एक्रू हुआ सर ओपनिंग बैलेंस में, यहाँ पर 30, 9, 10, 11, 1 सितंबर में हुआ है, तो अक्टूबर पूरा, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा और दिसंबर पूरा, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रू हुआ है, 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रू हुआ है। तो सर 3/12, ठीक है, 9% इंटू 3/12, ये सर मेरा इंटरेस्ट एक्रू हुआ 2700 रुपए। ईजी है, क्या मुश्किल है सर, 1,20,000 नॉमिनल वैल्यू था सर मेरा, नॉमिनल वैल्यू था, इस पे सर मेरा 3/12 से 9% इंटरेस्ट हुआ, 2700 रुपए इंटरेस्ट आया। ठीक है, तो ये सर मेरा वर्किंग नोट 1 कंप्लीट। तो एग्जाम में सर पहले ये लिखा हमने, ये लिखा, ये लिखा, कंप्लीट, ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सर परचेज हुआ, परचेज हुआ सर 1/3 को परचेज हुआ, अगेन परचेज में भी सर रूल नंबर 2 लगेगा, हमें परचेज और सेल पे भी इंटरेस्ट एक्रूअल करना है। तो परचेज पे सर 1/3 को 2 बैंक अकाउंट 20,000 नॉमिनल वैल्यू 200 इंटू 100, 20,000 हो गया नॉमिनल वैल्यू, 200 इंटू 100, और 1,96,000 कैसे है, 200 इंटू 98, 19,600, 19,600 सर मेरा एक्स इंटरेस्ट अमाउंट, तो एक्स इंटरेस्ट है, हाँ एक्स इंटरेस्ट है, तो एक्स इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ आ गया। इसके लिए सर फिर से वर्किंग नोट बनाना पड़ा, बिकॉज सर हमें परचेज के टाइम पे सर करना होता है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, 200 इंटू 100 इंटू 9% इंटू 5/12, तो सर 750 रुपये मेरा इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, तो सर मैं 750 रुपये इंटरेस्ट यहाँ पे डाल दिया। कैसे आया सर ये, कब से कब लिया, पहले ये बताओ, 5/12 कैसे लिया, ड्यू डेट, ये लास्ट कब नहाया था, नहाया कब था सर, बस ये याद रखना सर, ये नहाया यहाँ पर था सर, नहाया था सर, अभी तब से गंदा हो रहा है सर, कब से गंदा हो रहा है, 29/9 से गंदा हो रहा है, तो अक्टूबर को गंदा हुआ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने गंदा हुआ है सर, ये 5 महीने बैठ के गंदा हुआ है सर, तो 5 महीने का सर इंटरेस्ट हमने डाल दिया कि 750 रुपये बराबर ये गंदा हुआ है। ठीक है, 750 रुपये गंदा हुआ, ये 19,600 हुआ, 20,000 ये, ठीक है, ये हो गया बैंक परचेज अकाउंट। अब फिर सर अब देखो टाइमलाइन बनाने का ये फायदा, अगर आप क्वेश्चन करोगे ना, अगर एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन करते रहोगे तो आप सीधा सीधा भूल के पता चला आपने ये कर दिया, फिर गंदगी होगी, फिर काटना पड़ेगा, फिर आपको हो जाएगा टेंशन, फिर ऐसे धक धक हो रहा है मेरे को, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो सर पहले से हम लोग को सर टाइमलाइन बनाना है, ताकि क्या होगा, देखो बहुत प्रैक्टिकल है, मतलब बहुत वो है, मतलब आप भी तो ह्यूमन ही हो ना, ह्यूमन टेंडेंसी रहता है यार, जल्दी जल्दी में छूट जाता है, अगर आपका ये छूट जाए यहाँ पर,
31/3 का एंट्री, 31/3 का तो छूट जाए ये एंट्री। अगर ये एंट्री छूट जाए और आपने कुछ और एंट्री कर दे यहाँ पर, तो उसके बाद फिर काटो पीटो घोलो लगाओ, वो नहीं खराब हो जाएगा ना, फिर वो काला 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 सर हो जाएगा। तो काटो पीटो घोलो नहीं करना सर हमें, तो इंटरेस्ट अकाउंट का ये बना लेना। ठीक है, तो सर यहाँ पर 31 दिन इंटरेस्ट ड्यू डेट, इंटरेस्ट ड्यू डेट में इनकम आएगा, इंटरेस्ट आएगा, राइट, इंटरेस्ट एक्रू हुआ है तो क्रेडिट साइड में सर हम करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट आया तो क्रेडिट साइड में करेंगे सर। वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3 में क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ड्यू डेट। किस किस का इंटरेस्ट मिलेगा सर हमें, सारे एज ऑन डेट हमारे पास जितने भी है सबका इंटरेस्ट मिलेगा सर। 1200 प्लस 200 दोनों का मिलेगा, और 100 इंटू 9% टू 6/12, 1200 इंटू 200 प्लस 100 9% 6/12, इन सबका मिलेगा। ठीक है, ये मेरा नंबर ऑफ डिवेंचर हो गया, नंबर ऑफ डिवेंचर 1200 प्लस 100 क्या हो, 1200 प्लस 200, ये 1200 प्लस 200 इसका। ठीक है, मैं सीधा भी लिख सकता हूँ, नॉमिनल वैल्यू भी लिख सकता हूँ सीधा, जैसे आपको ठीक लगे आप लिख सकते हो। 9% हमें ब्याज मिलेगा, 6/12। यहाँ तो सर हमें पूरा 6 महीने का मिलेगा, कि आखिरी बार नहाया था यहाँ पर, तो यहाँ पर सर पूरा 6 महीने का गंदा हो गया, तो 6 महीने का सर हमने ब्याज यहाँ पर कर दिया टू बैंक अकाउंट। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते सर, सेल। अब सेल पे बात आई सर, अब सेल हुई है, सेल कैसे हुई है, एक्स इंटरेस्ट पे सेल हो गई, तो हस कोई दिक्कत नहीं है सर, एक्स इंटरेस्ट पे एक साथ में सेल हो गई, तो एक साथ में बाई बैंक अकाउंट 500 डिबेंचर सेल हुई, अब एक्स इंटरेस्ट 100 रुपए में सेल हो गई। बट सेल करने पे रूल नंबर 2 याद रखना, रूल नंबर 2 क्या है, परचेज सेल में एक्रूड इंटरेस्ट बुक होगी, तो एक्रूड इंटरेस्ट हम बुक करेंगे सर। इसमें कितना गंदा हुआ सर, ये कितना गंदा हुआ, ये अभी तो साफ सुथरा हुआ था, अभी साफ सुथरा हुआ था 31/3 को, तो अप्रैल मई जून जुलाई में तो एक साथ में बिका, तो 3 महीने गंदा हुआ सर, ये 3 महीने गंदा हुआ, तो 3 महीने गंदा होने का सर यहाँ पर प्रॉफिट सेल, यहाँ पर एक्रूड इंटरेस्ट ये हमने किया, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन एक्रूड सेल 1125 रुपए का हमने यहाँ पर इंटरेस्ट एक्रूड किया। ठीक है, अब सर हम जब भी सेल करेंगे, जब भी सेल करेंगे तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस भी निकालना है। देखो एक साथ में सेल किया तो एक साल में प्रॉफिट एंड लॉस भी निकालना है, तो पहले तो सर इंटरेस्ट की बुकिंग कर दी हमने, इंटरेस्ट की बुकिंग कर दी, अब निकालेंगे प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल्स, क्योंकि प्रॉफिट लॉस भी हुआ है, तो प्रॉफिट लॉस ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डिबेंचर्स निकालेंगे। तो कितना हुआ था वर्किंग नोट नंबर 4, तो इसमें हमने कौन सा मेथड एज्यूम किया है, प्रॉफिट सेल करते हुए कौन सा मेथड एज्यूम करना है, फीफो मेथड। तो फीफो मेथड अगर एज्यूम किया हमने, तो हम कैसे करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 5 ये इंटरेस्ट एक्रूड हो गया, ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डिबेंचर्स कैसे किया, सेल ऑन डिबेंचर्स 500 यूनिट को 100 में बेचा, एक्स इंटरेस्ट प्राइस ये जरूरी है, ठीक है ना, ये एक्स इंटरेस्ट होना चाहिए, कम इंटरेस्ट नहीं, एक्स इंटरेस्ट प्राइस होना चाहिए 500 रुपया। इसमें क्या हमने कोई चार्जेस पे किए, ब्रोकरेज पे किया क्या सर, कोई ब्रोकरेज का बात बोला हुआ है, कोई स्टैंप ड्यूटी का बात बोला हुआ है क्या सर, अगर वो देता तो उसको लेस करते, रिड्यूस करते सर, ठीक है, वो रिड्यूस करते अगर लेस किया होता तो, वो तो नहीं बोला सर। तो एज्यूमिंग फीफो मेथड, तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर सोल्ड, मेरा कौन सा डिबेंचर बिका है, मेरे पास स्टार्टिंग में कितना डिबेंचर था, स्टार्टिंग में ही मेरे पास सर 1200 डिबेंचर्स थे, और मैंने 500 बेचे, मतलब मैंने स्टार्टिंग का डिबेंचर बेचा है, स्टार्टिंग का डिबेंचर बेचा है, उसका कॉस्ट कितना था 98.33 था, वहां निकाला भी था मैंने 1,18,000 डिवाइड 1200, अरे पता है ना 1,18,000 का था डिवाइड 1200, ये भी किया था ना, एक्स इंटरेस्ट प्राइस 1,18,000 डिवाइड 1200, सर 98.33 का था, 98.33 का था, 49,166, ये सर कॉस्ट ऑफ डिबेंचर सोल्ड था सर 49,166। ठीक है, ये मेरा कॉस्ट था। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स कितना हुआ सर, मेरे को बिका 50,000 का सेल प्राइस था, 49,166 ये बिका, तो प्रॉफिट ऑन सेल था मेरा 83334 हुआ। ठीक है, 83334 हुआ, ये डन। तो ये प्रॉफिट मेरा कहां जाएगा, प्रॉफिट मेरा यहां पर जाएगा 833 पे, ठीक है ना, 833 पे यहां पर जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल, डन सर। ठीक है, अब सर नेक्स्ट आते हैं सर कहां पर है, एक साथ बाद क्या हुआ सर, एक साथ फिर सर 30/9 हुआ, देखो ये मत भूलना ना, इससे मत भूलना ना, नहाने का दिन है, नहाने का दिन नहीं भूलेंगे सर, नहाने का दिन है। ड्यू डेट का सर पहले ड्यू डेट की एंट्री करेंगे 30/9 में, 30/9 से एंट्री करेंगे, बाई बैंक अकाउंट 4050, ये कैसे आया सर, सीधी सी बात है, जितनी भी हमारे पास डिबेंचर्स थी उस पर सर 30/9 से लेकर आखिरी बार कब नहाया था, ये आखिरी बार सॉरी इंट्रेस्ट यहीं पर सॉरी इतना 30/3 से 30 6 महीने के लिए सर, 6 महीने के लिए हमने इंटरेस्ट की बुकिंग करनी है। तो यहाँ पर कितनी बुकिंग होगी, 900, 1200 प्लस 200 माइनस 500, 1200 200 परचेज किया और इसको 500 को लेस किया, तो 900 900 इंटू 100 इंटू 9% डिवाइड 6/12 4050, तो 4050 सर मेरी यहाँ पर ये आ गई इंटरेस्ट की
ड्यू डेट पे एंट्री, ठीक है ना, ड्यू डेट पे एंट्री, ये सब रूल नंबर 2 चल रहा है सर। उसके बाद सर क्या आएगा, परचेज किया हमने, परचेज किया सर 150 यूनिट परचेज किया 98 रुपए में, ठीक है। ये सर कम इंटरेस्ट बोला था, बट कम इंटरेस्ट भी सर नहाया दो, अभी तो नहाया था तो गंदा ही नहीं हुआ, तो मेरा एक्स इंटरेस्ट भी 98 ही हो गया, तो 14,700 पे ही सर मैं परचेज बुक कर सकता हूँ। तो 14,700 पे सर मैंने बुक कर लिया, टू बैंक कर लिया 15,000 और 14,700, इंटरेस्ट कुछ नहीं सर, इंटरेस्ट कुछ नहीं, बिकॉज सर 0 रुपीज उस दिन हमारा कुछ ड्यू ही नहीं हुआ, ठीक है, करेक्ट सर। अब उसके बाद क्योंकि उस दिन तो कुछ है ही नहीं ना, उस दिन तो 1/3 अभी तो नहाया है, तो अभी गंदा क्या हुआ, कुछ गंदा ही नहीं हुआ। तो उसके बाद सर 1/11 की बात आती है, 1/11 में सर हमने 300 डिबेंचर को सेल किया है 99 रुपीज में। तो इसमें अगेन सर सेल करते हैं दो चीजें, एक तो इंटरेस्ट एक्रुअल तो हो गई, प्लस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डिबेंचर्स। तो 300 डिबेंचर को सेल किया, नॉमिनल वैल्यू तो 300 इंटू 100 हो गई, बेचा सर हमने 99 में 19,700 हो गई। इसकी सर वर्किंग नोट 8 निकाली हमने, कितना होगा, कैलकुलेशन एक्रूड ऑन सेल ऑफ डिबेंचर्स 300 इंटू 100 जो बिका है 9%, 1/12 अभी तो साफ सुथरा हुआ था 30/9 को, और 1 नवंबर को बिका है, तो अक्टूबर का एक महीने का इंटरेस्ट, तो 225 का इंटरेस्ट, तो 225 का इंटरेस्ट यहाँ पर चला गया हमारा, इंटरेस्ट यहाँ चला गया। अब सर इसी डेट पे सर एक प्रॉफिट एंड लॉस की बुकिंग जैसे यहाँ आई थी ना, एक साथ पे यहाँ आया था प्रॉफिट एंड लॉस, तो वैसे प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर आएगा। और ये प्रॉफिट एंड लॉस में सर हमारा कितना आया, वर्किंग नोट 7 में देख लेते हैं, हमारा फीफो मेथड है, फीफो मेथड अगेन सर वो ऊपर 1200 डिवेंचर से ही बिक रहा है सर, इतना ज्यादा डिवेंचर था हमारे पास, तो 1200 से ही बिक रहा है, पहले 500 बिका फिर 300 बिका, ठीक है, एग्जाम में ये ध्यान रखना ये 1200 में से बिक रहा है। तो 300 इंटू 99 29,700 हुआ, कॉस्ट डिवेंचर 90.3 थी, इतना हुआ, प्रॉफिट सर 29,700 माइनस 29,500 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो मैंने प्रॉफिट की भी एंट्री सर यहाँ पे डाल दी, ठीक है। अब सर मेरी सारी ट्रांजेक्शन खत्म, सारे ट्रांजेक्शन खत्म होने के बाद भैया के टिप्स क्या थे सर, भैया के टिप्स यहाँ पर थे, डोंट फॉरगेट टू बैलेंस द इन्वेस्टमेंट अकाउंट एट लास्ट, किसका पलड़ा भारी है देखो, क्लोजिंग एक्रूड इंटरेस्ट को क्लोजिंग एक्रूड इंटरेस्ट को नॉमिनल वैल्यू पे कैलकुलेट करना, और बैलेंसिंग फिगर को पीएल में डालना इंटरेस्ट वाला, ठीक है। तो सर यहाँ पर से किसका पलड़ा भारी हमने देखा सर यहाँ पर इसका पलड़ा भारी है, यहाँ पर ये बैलेंसिंग फिगर डाला, ये बैलेंसिंग फिगर डाला, ये सबसे पहले, उसके बाद सर हमने ये कैलकुलेट किया सर वर्किंग नोट नंबर 9, ये इंपॉर्टेंट है, एक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया सर वर्किंग नोट नंबर 9 में, एक्रूड इंटरेस्ट और क्लोजिंग बैलेंस, नॉमिनल वैल्यू का कितना, ये तो आ गया सर हमारा बैलेंसिंग फिगर 75,000, तो इसी पे से कैलकुलेट कर लिया, इसी पे कैलकुलेट किया 9% 6/12 6 महीने का। उसके बाद 1/1688 का ये आया सर इतना, वर्किंग नोट नंबर 9, एंड देन टू प्रॉफिट लॉस, ये बैलेंसिंग फिगर, तो ये बैलेंसिंग फिगर है इंटरेस्ट का, अब जाके बैलेंसिंग फिगर सर ये प्रॉफिट लॉस में जाएगा, ठीक है। तो ये करके सर मेरा टोटल बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आया है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ऑफ बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स, जहां पर सर हम हर एक एडजस्टमेंट, हर एक एंट्री के एडजस्टमेंट को हम देख लेते हैं, ठीक है ना। डन है सर, डन है, डन। तो यहाँ पर भी एग्जाम की यहाँ पे क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है सर, कैसे करना है। तो ये सर हमारा, अभी तक हमने क्या देखा है सर, अभी तक हमने कॉस्ट और सेल ही देखा कि कॉस्ट कैसे निकलती है डिवेंचर्स की, और सेल करने पे डिस्पोजल पे क्या होता है, ठीक है। ये एक पेज है ना रूल्स वाला, इसको आप फॉलो कर लेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली ही आपका इन्वेस्टमेंट का बॉन्ड सिग्नेचर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आपको सिर्फ इसको फॉलो करना। अब सर छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, छोटी छोटी बातें, हम सर आरएमपीडी की बात करें सर, रिकॉग्निशन मेजरमेंट की सर बात करें सर, किसमें मेजर होता है, तो हमने शुरू में तो कॉस्ट में मेजर कर लिया, इनिशियल रिकॉग्निशन करते वक्त तो कॉस्ट में मेजर कर लिया, हम देखा कॉस्ट कैसे मेजर होगा। उसके बाद सर कैरिंग अमाउंट वगैरह कैसे होता है, तो कैरिंग अमाउंट वगैरह कैसे रहेगा, कैरिंग अमाउंट सब्सिक्वेंटली क्या होगा, तो सर लोअर ऑफ कॉस्ट और एफरेंट वैल्यू, एनी रिडक्शन टू फेयर वैल्यू, लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू, मतलब मैंने इक्विटी शेयर्स 1300 रुपए में लिया था, अब मार्केट वैल्यू क्या है सर उसके लोअर पे होगा, ठीक है, अगर करंट है तो। सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज आपने करंट का मतलब क्या था, आपको बेचना था मतलब आपने सोचा था कि अगर मैं इसको बेचूंगा मेरे को जो प्रॉफिट आएगा मैं तुरंत इसको पीएनएल में लेके चल जाऊंगा, करेक्ट, आपका ये सोचता, हाँ मेरा ये सोचता कि मेरे को बेचना था, प्रॉफिट को लेके जाना था। अब तो फिर जब आप वैल्यू कर रहे हो, सपोज कि आपका बेचने का टाइम नहीं आया, तो अभी सर आप देख लो कि अभी क्या वैल्यू है, उतना को पीएनएल में लेके चले जाओ, अगर कॉस्ट लॉस है तो लॉस, आपका प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, उसको कर लो। तो लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, इसमें जो भी आपका कॉस्ट है जिसमें से लोअर है उस पर आप कर लो, ताकि आपके इंटेंशन है कि आपको शॉर्ट टर्म होल्ड करना है। तो अभी देख लो कि प्रॉफिट तो बुक नहीं करने देंगे, प्रॉफिट तो बुक करने देंगे नहीं, हम तो अकाउंटेंट है सर, प्रूडेंट, हम लॉस को बोल रहे हैं सर, अगर लॉस हुआ होगा तो बस चेक कर लो और उसको अभी अभी लेके चले जाओ, ठीक है। एनी रिडक्शन इन
फेयर वैल्यू इज डेबिटेड टू प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। सब्सिक्वेंट इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अप टू द इनिशियल कॉस्ट कैन बी क्रेडिटेड टू पीएनएल। इसमें सर अगर वैल्यू बढ़ा है, अगर वैल्यू मेरा बढ़ गया तो मैं इग्नोर करूंगा, मैं क्या बोलता हूं वैल्यूएशन तो मैं इग्नोर करूंगा। बट अगर मैंने पहले रिड्यूस किया था, मैंने कॉस्ट से कम लेके जा चुका हूं, अब सब्सिक्वेंटली मेरा वैल्यू बढ़ा है तो मैं कॉस्ट तक उसको बढ़ा सकता हूं, मैं प्रॉफिट लॉस में लेकर जा सकता हूं। वैसे तो नॉट अलाउड, बट आप पहले आपने घटा दिया था तो हम कर लेंगे। ये सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है आपके इंपेयरमेंट के केस में भी, जहां पर हम बोलते हैं कि सर इंपेयरमेंट की वजह से अगर आपने पहले घटाया था तो इंपेयरमेंट गेन नाम की कोई चीज नहीं है, इंपेयरमेंट गेन कुछ होता नहीं, इंपेयरमेंट में लॉस ही देखना है। बट इंपेयरमेंट गेन आप तब देख लोगे जब आपने प्रीवियसली अगर अपने वैल्यू को कम किया था, कॉस्ट से भी कम किया था। सेम केस इन्वेस्टमेंट में लगता है कि इन्वेस्टमेंट में भी सर वैसे तो आपको फेयर वैल्यू ही देखना है और गेन हुआ तो इग्नोर करना है, बट अगर गेन तब हुआ है जब आपने पहले लॉस बुक कर चुके थे तो उस केस में हम अलाउ करते हैं कि कॉस्ट तक तो आप लेकर आ सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। और वैल्यूएशन सर हमें ग्लोबल बेसिस पे नहीं करनी है, इंडिविजुअल बेसिस पे करनी है। इसका मैं एक डायग्राम दिखाऊंगा आपको जिससे समझ आएगा कि क्या है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कैरिड एट कॉस्ट इफ डिक्लाइन इज अदर देन टेम्पररी चार्ज टू पीएनएल। इसमें सिंपल है कि सर अगर मेरी नॉन करंट मुझको लंबा चलना है तो मैं छोटी मोटी ट्रांजैक्शन से नहीं हिलूंगा, ठीक है ना। अगर मेरा रिलायंस का शेयर मुझे 10 साल तक रखना है, 5 साल तक रखना है, लंबा रखना है, तो मैं अगर थोड़ा प्राइस कम भी हो गया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं कॉस्ट पे ही रखूंगा, मैं मार्केट वैल्यू कम होने से उसको नीचे नहीं लेकर जाऊंगा, ठीक है। बट अगर पता चला कि सर जामनगर रिफाइनरी में आग लग गई है, जामनगर रिफाइनरी एशिया की वर्ल्ड की सबसे कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी, सबसे बड़ी रिफाइनरी है, रिलायंस उसका मालिक है, रिलायंस की रिफाइनरी है, रिफाइनरी में आग लग गई सर, कोई ड्रोन वोन की हमला कुछ हो गया, इतनी बड़ी कांड हो गया अगर कंपनी में, तब तो पता है ना भाई इसका तो अगर शेयर प्राइस गिरा है तो कुछ तो प्रॉब्लम है। तो इस केस में सर अगर डिक्लाइन होता है तब मैं उसको कम करूंगा, वरना मैं उसको कम यूजुअली नहीं करता हूं, ठीक है। तो यही सेम केस है, इफ डिक्लाइन इज अदर देन टेम्पररी चार्ज टू पे। अगर टेम्पररी डिक्लाइन नहीं है, टेम्पररी सर बड़ा ही डिक्लाइन हो गया है, तब तो सर पीएनएल में चार्ज करेंगे उसके डिक्लाइन को, ठीक है। और इसमें सेम है, सब्सिक्वेंट राइज अगर हुआ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को, अगर वो रीजन, अगर वो रिफाइनरी में आग लगने की न्यूज, तो मतलब वो रिफाइनरी वापस से ठीक हो गई है या बाई चांस ये रिवर्स हो गई, वो जो चीज थी वो अब ठीक हो गया है, वो उतनी बड़ी डैमेज नहीं थी, वो रिवर्सिबल डैमेज थी, वो ठीक हो गया, तो उस केस में सर हम वापस से उसको पीएनएल में क्रेडिट कर देंगे अप टू द कॉस्ट के ऊपर तो कभी नहीं लेके जाने देंगे, ठीक है ना, अप टू द कॉस्ट। तो वैल्यूएशन कैन बी डन ऑन इंडिविजुअल बेसिस ओनली, प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन इन्वेस्टमेंट टू बी मेड, ठीक है सर। So examples of decline other than temporary, क्या क्या डिक्लाइन है सर, कैश ऑपरेटिंग लॉसेस, कैश लॉस हो रहा है सर, मतलब कैश बर्न हो रहा है, जितना कैश आ रहा है उससे ज्यादा कैश जा रहा है, डेप्रिसिएशन की वजह से लॉस नहीं हो रहा, मतलब नॉन कैश लॉस नहीं है, कैश लॉस हो रहा है। न्यू रेगुलेशन, नया रेगुलेशन आ गया जिसकी वजह से नेगेटिव इंपैक्ट हमने देखा था, जियो में वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्जेस लग गए, एयरटेल कंपनी जैसे में, तो वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज की वजह से सब उसकी अब तो उसको घाटा होना है, तो उस केस में सर सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन कोटेड प्राइस, मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा घट गया सर, आधा ही हो गया, तो उन सब केस में मानते हैं कि सर ये रेगुलर डिक्लाइन नहीं है, इस पे तो सर आपको कम करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज पे एक छोटा सा नोट है कि सर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज क्या होती है, हमने अगर बिल्डिंग रहने के लिए लिया है, ऑफिस के लिए लिया, तो AS10 होता है, बट जब रेंटल्स पे ले लेते हैं कि हम इसको आगे रेंटल्स कमाएंगे, तब वो समय इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज होता है। नॉट इंटेंडेड टू बी ऑक्युपाइड सब्सटेंशियली फॉर डेली, मैं डेली ऑपरेशंस के लिए नहीं ले रहा हूं, मैं तो कमाने के लिए लिया हूं, तो उस केस में सर ये होता है, इसमें हमेशा कॉस्ट मॉडल फुलफिल होगा AS10 के हिसाब से, तो इसमें रीवैल्यूएशन मॉडल लगाना। अब देखो AS10 की बात हो रही है, AS10 में से 2 मॉडल अलाउ होते थे, है ना, तो AS10 में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज का हमेशा वैल्यूएशन एक कॉस्ट मॉडल पे होगा, ना कि रिवैल मॉडल पे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एक्सेप्शन इसमें था, AS10 में हमने पढ़ा था इसको। कॉस्ट ऑफ शेयर्स इन कोऑपरेटिव, कॉस्ट ऑफ शेयर्स इन कोऑपरेटिव होगा, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है कि सर इन्वेस्टमेंट या डिबेंचर अकाउंट में 15 दिन होगा तो भी कैलकुलेट करेंगे क्या, अगर आपका डिबेंचर बीच में बिक रहा है, मंथ के बीच में भी बिक रहा है, 15 दिन हो रहा है तो भी कैलकुलेट करेंगे एक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेशन एक दिन पे नहीं किया था हमने, बिकॉज वो 30/9 के रात को तो नहा के सोया था, तो 1/10 के सुबह सुबह तो साफ सुथरे था ना, अगर वो 10 दिन भी होता ना, 10 दिन भी होता तो मैं गंदा मानता हूँ, 10 दिन का कैलकुलेट करता, 15 दिन का भी करता मैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन का वो है जवाब, ठीक है। तो सर ये हमारा एक छोटा सा चीज ये है कि सर हमें जब भी ये कैमिलियास वैमिलियास में हम सब प्रॉपर्टी फ्लैट लेते हैं ना, तो वहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक इंडिपेंडेंट कंपनी बनी रहती है वो पूरा फ्लैट को मैनेज करने के लिए, तो आपको उस कोऑपरेटिव का शेयर्स मिलता है, इक्विटी शेयर्स मिलता है, तो उसकी भी कॉस्ट को सर हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट में ऐड कर देंगे, एक 1 लाइनर आपका फॉर द सेक ऑफ MCQ अगर बाई चांस पूछ ले तो। टॉपिक 3.7 कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, सर हमने ये देख लिया है, इसका जैसे एक डायग्राम प्रेजेंटेशन में इसमें बनाया हूं कि सर मेजर्ड एट कॉस्ट
इनिशियली तो कॉस्ट में होता था, सब्सिक्वेंटली एट ईच बैलेंस शीट डेट चेक द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू चेक करो, मार्केट वैल्यू सर अगर ज्यादा है कॉस्ट से, मार्केट ज्यादा है तो भाई खुश हो जाओ, 5 स्टार खाओ, डू नथिंग, ईट 5 स्टार, डू नथिंग, ठीक है, मार्केट वैल्यू अगर ज्यादा है तो बी हैप्पी, ईट 5 स्टार, डू नथिंग, ठीक है। इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन सर कि अगर अर्लियर लेके गए थे कभी, कॉस्ट से भी कम किया था पहले कभी, तो उस केस में बस आप थोड़ा सा काम कर लेना, प्रॉफिट लॉस में क्रिएट कर देना अप टू द कॉस्ट, ठीक है, अप टू द कॉस्ट आप कर लोगे, मार्केट वैल्यू तो लेस देन कॉस्ट, तो रोने का समय है सर, रोने का समय तो है, बट सर आप देख लो कि इंटेंशन क्या था, इंटेंशन था लॉन्ग टर्म का, लंबा सफर था आपका, तब इग्नोर द छोटा मोटा लॉस है, छोटा मोटा लॉस को इग्नोर करो, कॉस्ट में कैरी करते रहो, बट अगर परमानेंट डिक्लाइन हो गया तब रिकॉग्नाइज द प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन वैल्यू, एक प्रोविजन रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, कैरिंग अमाउंट को कम करना पड़ेगा। सॉरी इंटेंशन था सर शॉर्ट टर्म, अभी सर प्रॉफिट बुक करो निकलो, तब तो भाई तू पहले बहुत लॉस बुक कर और निकल, ठीक है, अगर प्रॉफिट बुक करके निकलना था तो भी लॉस बुक करो और निकलो, ठीक है, डन है। सर एक छोटा सा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को सर इंडिविजुअल बेसिस पे मेजर करते हैं और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को इंडिविजुअल या कैटेगरी बेसिस पे करते हैं, ग्लोबल बेसिस पे नहीं कर सकते। सर ये क्या होता है इंडिविजुअल, कैटेगरी, ग्लोबल? तो सर सपोज कि मिस्टर पी है सर, मिस्टर पी का बहुत पैसा है सर, बहुत पैसा, अथाह पैसा है, अथाह पैसा कितना सर, इक्विटी शेयर्स पे रिलायंस का 10,000 परचेज किया हुआ, 1.2 करोड़ का कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू 1.4 करोड़ हो चुका है, इसका 8,000 शेयर्स है 1.7 करोड़ हो चुका है, 2,000 शेयर्स 2.8 करोड़ होगा, 1,500 का इतना हो चुका, सपोज कि ऐसे ऐसे करके मल्टीपल, अब किसी का बढ़ भी सकता है, किसी का घट भी सकता है, मैंने सबका बढ़ाया तो ऐसा मतलब नहीं कि बढ़ेगा ही। तो अगर मेरे को वैल्यूएशन करनी है तो बेस्ट तो है कि मैं इंडिविजुअल बेसिस पे करूं, ये जो ब्लू है ना, ब्लू, ये ब्लू है इंडिविजुअल बेसिस, ये है कैटेगरी बेसिस की पूरे इक्विटी शेयर्स का एक साथ, सपोज बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रखा है, सीजी बॉन्ड्स, आरबीआई बॉन्ड, डिवेंचर में कर रखा है, वेदांता सीसीएल के डिवेंचर्स में कर रखा है, तो सर इस केस में मैं इंडिविजुअल बेसिस पे कर सकता हूं वैल्यूएशन, या तो मैं कैटेगरी बेसिस पे कर सकता हूं कि मैं टोटल इक्विटी शेयर्स का टोटल करके कर लूं, बट मैं ग्लोबल बेसिस पे नहीं कर सकता कि मैंने सबका कॉस्ट, सबका मार्केट, ये अलाउड नहीं है, इंडिविजुअल या कैटेगरी लेवल पे अलाउड है, बस ये चीज बोलना चाह रहे हैं। और कुछ डिक्लाइन अदर एंड टेम्पररी का सर 3 हमने केस बोला, ये सर हमारे नोट 2 हो गया। रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, बहुत बार पता क्या होता है, जब मैं बोलता हूं ना कि आप करंट इन्वेस्टमेंट आपने किया है तो आपका इंटेंशन तो देखो 1300, मालिक ने क्या किया था, मेरे मालिक जो, हम तो अकाउंटेंट है, मालिक सेठ जी ने इन्वेस्ट किया इक्विटी शेयर्स में 1300 रुपए में, वो बोला था कि 1500 रुपए होगा तो मैं प्रॉफिट लॉस में 200 क्रिएट कर दूंगा भाई, जैसे 1500 का मैं तो बेच दूंगा, तो इंटेंशन क्या था, शॉर्ट टर्म था, शॉर्ट टर्म इंटेंशन मेरे को बोला था उसने, मेरे को खरीदते समय बोला था मालिक ने कि भाई मैं खरीद रहा हूं, जैसे ही बिकेगा ना, जैसे ही बढ़ेगा ना मैं बेच दूंगा, ठीक है। अब 31 मार्च आ गया, रिलायंस 1100 हो गया, 1100 हो गया रिलायंस, तो मैंने बोला मालिक आपका इंटेंशन शॉर्ट टर्म था, अब लॉस बुक करना पड़ेगा, तो मालिक बोला मैंने कब बोला, मैंने कब बोला, ये मैंने तो बोला ही नहीं ऐसा, मैं तो लॉन्ग टर्म होल्ड करूंगा, मैंने कब बोला कि शॉर्ट टर्म करना है। तो बोला मालिक की थोड़ी याददाश्त कमजोर है ना, भूल गए होंगे लगता है, अभी तो आपने बोला था, आपने बोला था सर, उसके साइड में मालिक का बेटा बोल रहा था, अरे बोला है, बोला पापा, बोला पापा, मतलब चुप रहे, मैंने कब बोला शॉर्ट टर्म, मुझे लॉन्ग टर्म ही होल्ड करना था, मैंने लॉन्ग टर्म के लिए ही रखा था इसको सर, मेरा कभी इंटेंशन नहीं था कि मेरे को शॉर्ट टर्म करना है। अच्छा सर, ठीक है सर, अगर तो अकाउंटेंट क्या बोलता था, मालिक बोला था, मैंने कब बोला, मैंने कब बोला, मैं तो लॉन्ग टर्म होल्ड करूंगा, इसको लॉस नहीं बुक करूंगा, मेरा लॉन्ग टर्म है, मेरे को 1500 में करना है तो लॉस मत बुक करवाओ। तो अकाउंट बोला ठीक है सर, आपको रिक्लासिफाई करना है ना सर, करंट और नॉन करंट, करंट या नॉन करंट करना है ना सर, यही है कि आप करंट में कर रहे थे वो नॉन करंट करना, बोला हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, मालिक बोला यस, मुझे रिक्लासिफाई करना है करंट नॉन करंट, मैं तो सोचा होगा बट अब मैं रिक्लासिफाई करना चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म करना चाहता हूँ, तो शॉर्ट टर्म को वो लॉन्ग टर्म करना चाह रहा है, ठीक है, उसका इंटेंशन था और करना चाह रहा है, कोई बात नहीं। अब अकाउंट बोलते हैं नियम है सर कि लोअर ऑफ कॉस्ट या मार्केट वैल्यू में ही रिक्लासिफाई होगा, तो मतलब इसका मतलब क्या है, लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू पे होगा, पर लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू पे होगा, इसका मतलब ये है सर कि आपका मार्केट वैल्यू अगर 1000 रुपए हो, 1100 रुपए हो गया है तो आपको 1100 में ही रिक्लासिफाई करना पड़ेगा। तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बेवकूफ नहीं बना सकते अपना इंटेंशन को चेंज करके, कि आपको लगा था लॉस बुक करने से मैं बच जाऊंगा, अपनी इंटेंशन को चेंज करा दूंगा, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑलरेडी होशियार है, उसने बोल दिया है अगर कभी आपने शॉर्ट करंट को नॉन करंट बनाया, करंट को लॉन्ग टर्म बनाया, तो लोअर ऑफ कॉस्ट या फेयर वैल्यू पे करना पड़ेगा, क्योंकि पता है कि आप लोग तभी करते हो जब आपका फेयर वैल्यू कम हो जाता है ना, तभी, तो इसलिए उसने पहले बोल दिया फेयर वैल्यू या कॉस्ट का लोअर पे करने दूंगा, ठीक है सर, ये हो गया। और लॉन्ग टर्म टू करंट करना, कोई ये करना चाहता है तो लोअर ऑफ कॉस्ट या कैरिंग अमाउंट जो भी होगा, तो कॉस्ट या कैरिंग अमाउंट वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है और यहाँ पर लोअर ऑफ कॉस्ट या फेयर वैल्यू हुआ है। उसके अलावा सर हमारा कुछ नहीं है, डिस्क्लोजर्स है, अकाउंटिंग पॉलिसीज, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल्स वगैरह का अमाउंट हमें डिस्क्लोज करना होता है, अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करना होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्पोज ऑफ करंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को डिस्क्लोज करना होता है।
और मेरा एडिशन का फ़र्क मैंने बता दिया क्या फ़र्क है, नए नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं। तो मेरा मोस्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका इतना ही है, बाकी रिक्लासीफाई वगैरह करने पे आपका कुछ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए आप लोग कर सकते हो। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा करंट टू लॉन्ग टर्म का तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसकी रिक्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैव बीन कवर्ड, है ना। जितने भी आपके इक्विटी का आपको एक क्वेश्चन देख के जाना जहाँ पर राइट्स बोनस डिविडेंड सब कुछ होगा। आपको डिबेंचर्स का एक क्वेश्चन देख के जाना जहाँ पे कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एक्रूड सारा कुछ होगा। अगर आपने ये रूल्स याद कर लिए तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, दाग अच्छे नहीं है, कम प्राइस और इंटरेस्ट प्राइस, और वो रवा मसाला डोसा और प्लेन डोसा और मसाला डोसा, ये अगर आपने ध्यान कर लिया इक्विटी शेयर्स पे, कम डिविडेंड और राइट शेयर्स पे, तो आपको, और ये जैकेट वाला कूपन वाला आइडिया कि सर कूपन के केस में होता है, तो इन सब चीजें हमने याद कर ली तो हमें कभी भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। आप एग्जाम में 100% मार्क्स स्कोर करोगे फॉर द इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो यही है फॉर योर AS13 इन्वेस्टमेंट्स, एंड विथ अनदर दूसरे वीडियो में हम किसी दूसरे एएस का रिवीजन लेक्चर करेंगे। ठीक है।